नमस्कार साथियों, लूसेंट की कक्षा में। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है बहुत अच्छे से कि हम लोगों ने 1 से लेकर 5 तक के पेज बहुत अच्छे से कवर कर लिए। आज बारी है पेज नंबर 6 से 10 तक पढ़ने की। और सबको बता दें कि ये जो क्लास है बहुत ही बेहतरीन क्लास है, जो थ्योरी प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हो रही है आप सबके साथ। और आज का जो है 5 पेज आगे पढ़ेंगे, मतलब 6 नंबर से 10 नंबर तक। साथियों, आज के टॉपिकों में ये टॉपिक आ जाएंगे: वैदिक सभ्यता, महाजनपदों का उदय, जैन धर्म। ये सारे टॉपिक आज के पेज नंबर में आएंगे। अब बात आती है क्लास किन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो साथियों, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो आपका, रेलवे का कोई भी एग्जाम आपका हो, ठीक है, टीचिंग का कोई भी एग्जाम आपका हो, ठीक है, पुलिस का कोई भी आपका एग्जाम हो, स्टेट लेवल का कोई एग्जाम हो, कहने का मतलब है कोई भी आपका एग्जाम हो, सारे एग्जाम के लिए क्लास रामबाण है, जबरदस्त है। ये मान लेना आग लगाने वाली क्लास है, ठीक है। तो साथियों, आप सबको बता दें कि इस क्लास के साथ साथ त्रिशूल बैच 6.0 क्यों इंपॉर्टेंट है, जो लूसेंट एनसीईआरटी घटना चक्र का कॉम्बो है। सबसे पहली बात तो लाइफ टाइम वैलिडिटी, एक बार अगर आपने ले लिया जीके जीएस के बैच से दोबारा आपको डरने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जो आपको प्राइस दिख रहा है ना, आप सबकी डिमांड पर हमने 10 जनवरी 2026 तक इस बैच को 800 रुपए में कर दिया है, 800 रुपए में। अब जरूरी क्यों है ये बैच? ये सारी इसमें विशेषताएं हैं कि इस लाइव बैच में क्या क्या पढ़ाया जाएगा, हैंड रिटन नोट्स क्या है, आप पढ़ लीजिएगा। त्रिशूल बैच नाम क्यों है? क्योंकि ये 3 चीजों का मिश्रण है। कौन कौन? लूसेंट, घटना चक्र, एनसीईआरटी, तीनों मिलकर बना है, ठीक। जीके जीएस का सबसे ताकतवर हथियार माना गया। सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज बेटा यहां पर टेस्ट मिलेंगे आपको, और ये तीनों मिलाकर बनता है सिलेक्शन फार्मूला। जीके जीएस में अगर आपको डर लगता है तो ये मान लेना बिल्कुल रामबाण है, सब कुछ आप देख सकते हो कि लूसेंट जीके क्या काम करेगा, घटना चक्र क्या काम करेगा, एनसीईआरटी क्या काम करेगा। साथियों, बैच मिलेगा कहां पर? फिनिक्स एकेडमी उन्नाव एप्लीकेशन पर, और ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर, व्हाट्सएप और कॉलिंग। बहुत सारे बच्चों ने हम पर बहुत सारे अपलोग भी लगाए। अपलोग क्या लगाए? पहला अपलोग तो ये लगाया कि ये मास्टर पढ़ा के चला जाता है, और दूसरा अपलोग ये लगाया कि पीडीएफ देने की बात तो करता है लेकिन पीडीएफ दी नहीं। तो गलती मेरी नहीं है, गलती आपकी है, क्योंकि मैंने आपको बोला था एप्लीकेशन डाउनलोड करके पीडीएफ क्लास नोट्स में जाना और वहां पर सर्च करना लूसेंट 474 पेज। जहां लूसेंट 474 पेज सर्च करोगे, आपको पर डे की डेली वाइज आपको यहां पे पीडीएफ मिल जाएगी। और ना मिले तब दोबारा आकर हम पे अपलोग लगाओ, हम पर आप तंज कसो आके, ठीक है। दूसरा अपलोग मुझ पर यह लगा बच्चों कि ये मास्टर बोलेगा जोश के साथ, लेकिन खत्म नहीं किया। क्यों? क्योंकि इस मास्टर को अपना बैच भी बेचना है। एक बात बता दूं आप, ठीक है, बैच में मान लो कुछ खास है, बहुत कुछ खास है, हमने प्रण लिया लूसेंट बुक पढ़ाने का, तो लूसेंट बुक पूरी पढ़ा रहा हूं। क्या हमारा परिवार नहीं है? क्या हमारा कुछ भी नहीं है? हम कमाए खाएं कुछ ना, और ऐसे ऐसे आप लोग लगा दिए। तो मुझे कल ये लग रहा था क्या मैंने गलती कर दी क्या इस किताब को शुरू करके। बहुत सारे कमेंट आए, बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन चलो कोई बात नहीं। हर एक बच्चे के पीछे सारे बच्चों का नुकसान नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, मैंने प्रण लिया है, मैं पढ़ाऊंगा, जिनको पढ़ना होगा वो पढ़ेगा, ठीक है। चलो जबरदस्त मेरे प्यारे बच्चे। अब बात आती है, मैंने कल आपको जहां से रोका था उसी आगे आज पढ़ाएंगे। मैंने आपको बता दिया था कि सिंधु सभ्यता की शुरुआत हो गई थी, सिंधु घाटी सभ्यता की। पेज नंबर 6 पे अपना लूसेंट खोल लेना, पेज नंबर 6, और देख सकते हो 10 नंबर पेज तक जाएंगे और 10 नंबर तक मेरी भी किताब में हाईलाइटर होगा, ठीक है। तो आप सब वीडियो को एक बार जोरदार तरीके से सब लोग लाइक कर देना, शेयर कर देना। तो बेटा इसके अकॉर्डिंग जब देखोगे तो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों की बात की जाएगी। तो प्रमुख स्थलों में कल हमने एक स्थल आपको समझा दिया था, जो
सबसे बड़ा स्थल था सिंधु घाटी सभ्यता का, मोहनजोदड़ो। अब बात यहां पे हम लोग कर लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों में अगला जो स्थल है जिसका नाम है मेरे प्यारे बच्चे, उसको हम लोग कहते हैं क्या, हड़प्पा। यहां पे लिख लेना हड़प्पा। तो पहले नंबर पे कौन सा स्थल है, हड़प्पा। और मोहनजोदड़ो के बारे में हमने आपको कल वाली वीडियो में पढ़ा दिया है। देखो बेटा, जो बच्चा सारे वीडियो देखेगा वही सफलता प्राप्त करेगा, बाकी तो बकवास करने के लिए बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं। तो मुझे उन सबसे मतलब 1% नहीं है, मुझे तो मतलब उन बच्चों से जो ईमानदारी से सिर्फ पढ़ाई करना शुरू कर रहे हैं। और सभी बच्चों से कहना चाहते, आप अगर दिल से हमें प्यार करते हो, दिल से, तो आप सब वीडियो को इतना शेयर करना, इतना लाइक करना। मैंने तो ये यहां तक भी कहा था ना भाई, ये खोपड़ी में बाल तभी आएंगे जब इस बार मैं अपना टारगेट पूरा कर दूंगा। इस बार बच्चों को बता दूंगा कि जीके आप बहुत बड़ा समझ रहे हो कठिन है, जबकि कठिन नहीं है। इस बार मैं दिखा दूंगा कि जीके बहुत सरल है, लेकिन लोगों ने उसको इतना कठिन बना दिया है कि जीके के नाम पर इतना ज्यादा भाई साहब परेशान है बच्चे कि आधे लोग सोचते मेरा सिलेक्शन ही नहीं होगा क्योंकि जीके मुझे इंटरेस्ट नहीं आता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं जीके को इतना आसान बना दूंगा कि आप खुद नहीं सोच पाओगे। तो आप सब फटाफट वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना। चलो, मोहनजोदड़ो बारे में बता दिया था, बारी है हड़प्पा की। सबसे पहली बात समझ लेना हड़प्पा के बारे में मेरे प्यारे बच्चे, कि हड़प्पा की खोज कब हुई और किसने की। तो हड़प्पा की खोज 1921 में हुई। ठीक, किसके द्वारा की गई, दयाराम साहिनी के द्वारा। तो याद कर लेना, दयाराम साहिनी ने हड़प्पा की खोज की थी। अब यहां पे सवाल आता है कि हड़प्पा कहां पर वर्तमान की स्थिति में है। तो याद कर लेना, साहिवाल जिला। और साहिवाल जिला जो है मेरे प्यारे बच्चे कहां पड़ता है वर्तमान में, पाकिस्तान में। अगर मैं आपसे कहूं सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल, सेकंड बड़ा स्थल, दूसरा सबसे बड़ा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा है, तो दूसरा सबसे बड़ा स्थल मेरे प्यारे बच्चे हड़प्पा है, क्योंकि पहला सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो था। इस बात को हमने आपको कल ही बता दिया था। ठीक है, फिर अगला सवाल आता है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो याद कर लेना, हड़प्पा मेरे प्यारे बच्चे रावी नदी के किनारे है। कल मैंने आपको बताया था कि अब यहां पर क्या क्या प्राप्त हुआ है, कहां पे, हड़प्पा में। तो हड़प्पा में क्या क्या चीजें हमें मिली है, जैसे कल मोहनजोदड़ो में हमें मिला था बड़े बड़े स्नानागार, बड़े बड़े अन्नागार, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, पुरोहितों का आवास, ये सारी चीजें मिली थी। अब बेटा यहां पर ये इसी प्रकार चीजें याद कर लेना कि यहां पर हमें क्या क्या मिला। एक तो मिला R37 कब्रिस्तान, R37 कब्रिस्तान। और बेटा क्या वहां पर मोहनजोदड़ो से हमें मिला था, क्या आप सबको पता होना चाहिए, पुरोहितों का आवास, जो पंडित लोग होते पूजा लोग कराते। और यहां से मिला था श्रमिक आवास, याद कर लेना। और यहां से क्या मिला था, यहां से मिला था मछुआरे का चित्र, मछुआरे का चित्र, क्लियर है। और यहां से क्या मिला, कांसे का दर्पण, कांसे का दर्पण मतलब कांसे का शीशा। ये कहां से मिला, तो भैया ये भी यहां से मिला था। फिर स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, निकलता हुआ पौधा, ये सारी चीजें हमें कहां से प्राप्त हुई, तो ये सब की सब याद कर लेना बेटा हड़प्पा से प्राप्त हुई। तो मोहनजोदड़ो के बाद यहां पर हड़प्पा भी आपको पता चल गया। अब यहां पर एक सवाल आपके लूसेंट का बहुत प्यारा है, क्या है, तो याद कर लेना, एक इतिहासकार थे और उन इतिहासकार का जो नाम था उनको हम लोग बोलते थे पिग्गट। उन इतिहासकार महोदय का नाम था पिग्गट, याद कर लेना। पिग्गट साहब ने एक लाइन कही थी, क्या कहा था, कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा। याद कर लेना, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, एमजे का मतलब याद कर लेना मोहनजोदड़ो होता, मोहनजोदड़ो को क्या कहा मेरे प्यारे बच्चे, ट्विन कैपिटल मतलब जुड़वा राजधानी। तो पिग्गट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा, किसने, पिग्गट ने। तो अब आपको पता चल गया सबसे बड़ा स्थल जो था वो मोहनजोदड़ो था, दूसरा सबसे बड़ा स्थल हड़प्पा है। इस प्रकार दोनों के दोनों आपको यहां पर क्लियर हो गए। ठीक है, अब यहीं पर और याद कर लेना, पाकिस्तान में 2 स्थान अभी आपको और मिलेंगे। पाकिस्तान, ये जो पाकिस्तान आपको मिल रहा, पाकिस्तान में 2 स्थान आपको और मिलेंगे। ठीक, दूसरे नंबर पे यहां पे याद कर लेना
उसका नाम है कोट दीजी, कोट दीजी। और तीसरे नंबर पे यहां पे याद कर लेना एक स्थल जिसको बोलते हैं चौहुंदड़ो, चौहुंदड़ो और कोट दीजी, ये भी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की तरह भैया पाकिस्तान में ही स्थित है, याद कर लेना। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे, बहुत अच्छे से याद कर लेना। अब पेपर में सवाल क्या आता, चाहे कोट दीजी हो चाहे चौहुंदड़ो हो, दोनों याद कर लेना। ये किस नदी के किनारे हैं, मोहनजोदड़ो की तरह हैं। जैसे मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे, ये दोनों भी सिंधु नदी किनारे। पेपर में सवाल एक आ जाता है चौहुंदड़ो से कि मनके बनाने का कारखाना कहां से मिला, तो याद कर लेना मनके बनाने का कारखाना ये हमें कहां से मिला, तो मनके बनाने का कारखाना मेरे प्यारे बच्चे याद कर लेना चौहुंदड़ो से मिला। कहां से मिला, चौहुंदड़ो से। क्लियर हो गई बात, बहुत अच्छे से। अगर मैं कॉस्मेटिक चीजों की बात करूं, जैसे लिपस्टिक हो गया, पाउडर हो गया, काजल हो गया, सब चौहुंदड़ो से। ठीक है, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता, ये भी भैया कहां से चित्र मिला, चौहुंदड़ो से मिला। तो चौहुंदड़ो से सारी चीजें हमें प्राप्त हुई हैं। अब बात समझ लेना बहुत अच्छे से। बात क्या समझोगे, एक स्थान पड़ता है जिसको बोलते हैं रोपड़। क्या बोलते हैं, रोपड़। तीन, यहां पे 4 नंबर लगाना, रोपड़। रोपड़ कहां पर है, तो रोपड़ याद कर लेना, रोपड़ पड़ता है पंजाब में वर्तमान में। क्लियर है। और रोपड़ का सवाल बहुत अच्छा यह आता है, किस नदी किनारे रोपड़, सतलज। और सबसे बड़ा सवाल यह आता है मेरे प्यारे बच्चे कि रोपड़ को आज के टाइम पर क्या कहते हैं, रोपड़ को आज के टाइम पे रूपनगर के नाम से जानते हैं, ये चीज याद कर लेना। क्लियर है। अब जो मेन सवाल जो मैं तुमको सिखाना चाहता हूं वो क्या है, इसकी जो खोज की गई ना वो 1950 में की गई। और 1950 में किसके द्वारा, तो याद कर लेना बीबी लाल द्वारा। बीबी लाल का मतलब हो गया ब्रजवासी लाल। और सबसे बड़ी बात याद कर लेना, भारत को आजादी 1947 में मिली थी, जबकि रोपड़ की खोज 1950 में हुई। तो पेपर में सवाल आ जाता है, स्वतंत्रता के बाद भारत में खोजा गया पहला नगर, स्वतंत्रता के बाद भारत में खोजा गया पहला नगर। तो स्वतंत्रता के बाद भारत में खोजा गया पहला नगर जिसका नाम भैया रोपड़ है। यह भी सवाल बहुत प्यारा आपको पता चल गया। अब बात समझ लेना, रोपड़ से मिला क्या था, तो रोपड़ से हमें जो प्राप्त हुआ था ना वो ये प्राप्त हुआ था, तांबे की कुल्हाड़ी। सिंधु घाटी सभ्यता में जो तांबे की कुल्हाड़ी मिली है ना, वो तांबे की कुल्हाड़ी कहां से मिली मेरे प्यारे बच्चे, तो याद कर लेना रोपड़ पंजाब से। कहां से, रोपड़ पंजाब से। क्लियर हो गई बात। तो कुल मिला के आपको हड़प्पा, हमने स्थल पढ़ा रहे ना आपको, हड़प्पा के बारे में बताया, रोपड़ के बारे में बताया, कोटजी के बारे में बताया, चौहुंदड़ो के बारे में बताया। और कल मैंने आपको बताया था जब भारत को आजादी मिल गई थी, कल ही सवाल बता दिया था, भारत को आजादी मिल गई, भारत में सबसे ज्यादा जो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल खोजे गए वो खोजे गए थे गुजरात में। क्लियर है, ये भी याद कर लेना। और मैंने बताया था सबसे बड़ा स्थल पूरे सिंधु घाटी सभ्यता का मोहनजोदड़ो था, लेकिन भारत में खोजा गया सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी था। बहुत बच्चे कह रहे हैं बुक में नहीं मिल रहा, भाई हर चीज बुक में जरूरी थोड़े मिल जाए, हम बुक को पढ़ा तो रहे, क्या चाहते हो आप थोड़ा लेवल अच्छा ना करें कि बुक वाला ही रटवा दें। कुछ चीजें ऐसी हैं जो पेपर में आती हैं लेकिन बुक में नहीं है, और फिर आप हमसे कह दोगे तो इससे अच्छा फिर आप बुक ही ना पढ़ लो, बुक ही ना पढ़ लो, फिर मेरी जरूरत ही क्या है। ठीक है, ये भी दिक्कत है भाई। हम बताओ क्या करें, अपना ये जो सर बाल मुड़वा के आया हूं मैं, इसको क्या करूं, यहीं पे कहीं पटक दूं क्या? भाई तुम पढ़ने आते हो कि यहां पे बकवास करने आते हो? बुक में नहीं मिल रहा है, रो रहे हो, अरे यार नौटंकी की हद मार दिए तुम सब तो। ठीक है, पढ़ाने ही नहीं देते। एक मास्टर अगर आगे बढ़ रहा है तो उसको बढ़ने नहीं देते हो, क्यों? क्योंकि आप चाहते नहीं हो कि मास्टर आगे बढ़े। मैं उसको इतना फ्रस्ट्रेट कर दूंगा कि वो खुद ही छोड़ छाड़ के हमको चला जाएगा, उसके बाद उसके ऊपर भयंकर भयंकर आप लोग अपयश लगा देंगे, वो खुद ही अपने आप में डूब मरेगा। ठीक है, ऐसे हो यार तुम सब। चलो इसके बाद बेटा, क्या सिंधु घाटी सभ्यता के और स्थल थे? बिल्कुल और स्थल थे। वो कौन कौन से और स्थल देख लेते। और स्थलों में अब आ जाओ गुजरात में। हमने आपको ये तो बताया, अब यहां पे गुजरात हेडिंग लगा देना। हमने आपको बताया ये स्वतंत्रता के बाद सबसे ज्यादा अगर भारत में कई स्थल खोजे गए तो वो बेटा गुजरात में खोजे गए। क्लियर है। और गुजरात में पहले नंबर पे लगा देना बेटा लोथल। और लोथल का सवाल थोड़ा बहुत नहीं आता, बहुत ज्यादा आता है, इस चीज को याद कर लेना। क्यों?
क्योंकि लोथल की जो खोज हुई है 1955 से 62 के बीच में, किसके द्वारा? रंगनाथ राव के द्वारा। क्लियर है? किस नदी के किनारे खोजा गया? भोगवा नदी के किनारे। किस राज्य में है? तो मैंने पहले बता दिया, गुजरात में। लोथल को क्या कहते हैं? तो लोथल को लघु हड़प्पा के नाम से जानते हैं। लघु हड़प्पा किसे कहते हैं? तो लोथल को कहते हैं। क्लियर है? लोथल में और याद कर लेना, एकमात्र बंदरगाह सिंधु घाटी सभ्यता का अगर कहीं पर मिला है तो वो लोथल में। बंदरगाह को डाकयार्ड बोलते हैं, गोदीवाड़ा बोलते हैं, कुछ भी आप कह सकते हो। क्लियर है? अब सुन लो, पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में जो दरवाजा होते थे वो पीछे की ओर खुलते थे। ठीक है, खिड़कियां पीछे की ओर होती थी, लेकिन एकमात्र शहर जहां लोथल था जहां पे दरवाजा आगे की ओर खुलते थे। तो ये चीज याद कर लेना, दरवाजा किधर की ओर खुलते थे? आगे की तरफ। दरवाजा आगे की तरफ खुलते थे। तो जब आगे की तरफ लिख लोगे तो अब आपको पता चल जाएगा जितने अन्य शहर थे वो सब पीछे की तरफ, उनमें दरवाजा खुलते थे। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। लोथल एक ऐसा शहर, लोथल एक ऐसी जगह थी जहां पे 3 युग्म समाधियां मिली हैं। मतलब एक साथ मेरे प्यारे बच्चे यहां पर 3 लोगों की समाधियां मिलती थी। वो लोथल एक ऐसा जगह था। कौन सा था? लोथल था। क्लियर है? ये चीज आपको याद कर लेनी है। गुजरात में लोथल के बाद दूसरे नंबर पे लगा देना रंगपुर। और रंगपुर का सवाल इतना ज्यादा आता है, पूछो नहीं। क्यों? क्योंकि रंगपुर की खोज 1931 में किस नदी के किनारे? मादर नदी के किनारे माधव स्वरूप वत्स के द्वारा की गई। माधव राव लिख लो, ठीक है, माधव राव, रंगपुर। और रंगपुर बेटा याद कर लेना, बहुत अच्छा सवाल आता है। यहां से क्या मिला? ज्वार, बाजरा, धान की खेती। ज्वार, बाजरा, धान की खेती, ये सबके साक्ष्य में कहां से मिले? तो भैया रंगपुर से मिले। ये चीज याद कर लेना। क्लियर है? अब मेरे प्यारे बच्चे बहुत अच्छे से आप याद करोगे क्या? धौलावीरा। तो यहां पे लिख लेना 3 नंबर पे। ये भी गुजरात में ही है। सब का सब यहां पर गुजरात ही है। ठीक, धौलावीरा ये भी गुजरात में। और धौलावीरा का पेपर में एक सवाल आता है कि इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है सफेद कुआं। तो सफेद कुआं धौलावीरा का अर्थ है, याद कर लेना। धौलावीरा में क्या मिला है? तो धौलावीरा में सुव्यवस्थित नगर मिले हैं। क्या मिले? सुव्यवस्थित नगर। ठीक है, और सुव्यवस्थित नालियां, मतलब जहां पे जल निकासी की बहुत अच्छी व्यवस्था थी। वो जगह का नाम सिंधु घाटी सभ्यता में क्या था? तो वो था धौलावीरा। याद कर लेना। और दूसरी बात, धौलावीरा में जो मकान होते थे वो कच्ची ईंटों के बने होते थे। मकान जितने भी होते थे वो सब के सब कच्ची ईंटों के थे। कच्ची ईंटों के बने होते थे क्या? मकान। कहां पे? धौलावीरा, गुजरात के धौलावीरा में। क्लियर है? बहुत अच्छे से याद कर लेना। अब बच्चा कह रहा सर कौन सा लूसेंट में लिखा है, कौन सा लिखना है बता दो। तो बेटा आप पढ़ाई मत करो, आप पढ़ाई छोड़कर चुपचाप भैंस चराओ। क्यों? क्योंकि आपको जब ये नहीं पता है लूसेंट में क्या लिखा है, क्या लिखना है, ये भी अगर मैं बताने लग गया ना तो भाई साहब मैं बता रहा हूं, मैं बता नहीं सकता यार। ठीक है, इतनी ज्यादा हंसी भी आ रही है, रोना भी आ रहा खुद पे भाई। उसके बाद आप हमको गाली दे लो, कुछ भी कह लो, आई डोंट मैटर। ठीक है, हाँ। अरे यार ऐसे ऐसे लोग हैं कह रहे हैं लूसेंट में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है वो बता दो मुझे। भाई मेरी जान ले लो यार, एक ही जान है, ज्यादा जान नहीं है मेरे अंदर। ठीक है, चलो यार वास्तव में बहुत अलग लेवल के इंसान हो तुम सब, बिल्कुल मजे से, है कि नहीं? क्लियर हो गई बात? चलो इसके बाद बेटा एक स्थान है जिसका नाम है कालीबंगा। तो कालीबंगा जो हम तुमको पढ़ाएंगे वो गुजरात का पढ़ाएंगे। कहां का? गुजरात का। गुजरात का एक ही प्लेस याद कर लेना जो मेन है, कालीबंगा। और कालीबंगा, सॉरी गुजरात बता रहा हूं, कालीबंगा बेटा राजस्थान का। कहां का? राजस्थान। गुजरात तो मैं इधर पढ़ा ही चुका हूं। ठीक, राजस्थान का कालीबंगा याद कर लेना। कालीबंगा की खोज 1953 में हुई।
किसके द्वारा की गई, तो यहां पे लिख लेना अमलानंद घोष के द्वारा। फिर अगला पॉइंट आता है कि कालीबंगा किस नदी के किनारे है, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है। कालीबंगा से क्या क्या मिले, तो कालीबंगा से हमें अग्निकुंड मिले, अग्निकुंड जिसमें यज्ञ वगैरह किए जाते थे। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। कालीबंगा से भूकंप के साक्ष्य मिलते हैं कि भैया उस समय भी भूकंप आया था, ये साक्ष्य हमें कालीबंगा से ही प्राप्त होते हैं। क्लियर है, तो कालीबंगा से इतनी चीजें आपको याद कर लेनी है बहुत अच्छे से, इतना आपको याद कर लेना। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे अब आ जाओ, अगला राज्य यहां पे लगा देना हरियाणा। हरियाणा में कौन कौन से शहर इंपॉर्टेंट हैं, तो हरियाणा में पहले नंबर पे लगा देना भगवानपुर। कौन सा, तो याद कर लेना मेरे प्यारे बच्चे भगवानपुर। भगवानपुर कहां पड़ता है, भगवानपुर हरियाणा में। और भगवानपुर का एक ही सवाल आता है कि 13 कमरों वाला मकान, 13 कमरों वाला मकान कहां पर था, तो आप बता सकते हो भगवानपुर से मिला। 13 कमरों वाला मकान ये कहां से प्राप्त, कहां मिलता है बेटा, भगवानपुर से। ठीक है, हरियाणा में दूसरे नंबर पे लगाना राखीगढ़ी। और मैंने आपको राखीगढ़ी का सवाल पहले ही बताया हुआ है। क्या बताया हुआ, स्वतंत्रता के बाद भारत में खोजा गया या आप कह सकते हो भारत में सबसे बड़ा नगर अगर कोई था तो भैया वो राखीगढ़ी था। क्लियर है। अब अगर तुमसे सवाल कह दिया जाए कि राखीगढ़ी की खोज कब हुई, तो राखीगढ़ी की खोज 1969 में हुई। किसके द्वारा हुई, तो नाम याद कर लेना, सूरजभान के द्वारा हुई। किस नदी के किनारे राखीगढ़ी खोज हुई, तो भैया घग्गर नदी के किनारे हुई। राखीगढ़ी सबसे बड़ा नगर था, कल ही हमने पढ़ाया था। और यहां पे याद कर लेना ताम्र उपकरण, जो तांबे के उपकरण थे वो बेटा कहां से प्राप्त हुए, हमें वो प्राप्त हुए राखीगढ़ी से। तो इतनी बात आपको यहां पर क्लियर हो गई होगी। क्लियर हो गई बात, बताओ कहां पे, इतनी बात मेरे प्यारे बच्चे सबको समझ में आ गई है, बहुत प्यारा, जबरदस्त। इसके बाद बच्चे बात कर लेते हैं हरियाणा में 3 नंबर पे। तो जब हरियाणा में 3 नंबर पे बात करोगे तो यहां पर बात आएगी बनवाली। और बनवाली का पेपर में सवाल याद कर लेना कि बनवाली से हमें क्या प्राप्त हुआ, बनवाली से हमें मिट्टी का हल प्राप्त हुआ। क्या, मिट्टी का हल। और याद कर लेना जो बनवाली है वो सरस्वती नदी के किनारे है, रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसकी खोज की थी। तो इस प्रकार ये सारे स्थल आपको याद कर लेना है, कौन सा किस नदी के किनारे है, जबरदस्त तरीके से आपको यहां पर पता रहेगा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे, तो ये सारे के सारे यहां पर स्थल अच्छे से याद कर लेना। क्लियर है, चलो इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे यहां पर बात आ जाती है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं। क्लियर है, ये सवाल यहां पर आती है बात। तो बिंदु में पहला बिंदु आपको याद कर लेना है, क्या, ये लोग किस पशु की पूजा करते थे, तो आपको पता होना चाहिए ये मेन पशु मानते थे किसको, कुबड़ वाला सांड। कुबड़ वाला जो सांड होता था इसको मेन मानते थे, उसी की पूजा करते थे। दूसरी बात, सिंधु घाटी सभ्यता का बेटा समाज कैसा था, तो यहां पे पिता का वर्चस्व नहीं था, यहां पर माता का वर्चस्व था, इसलिए समाज को मात्र सत्तात्मक कहते हैं। तीसरा बात, ये लोग मिठाई के रूप में किसका प्रयोग करते थे, आप कह सकते हो मीठा के रूप में क्या प्रयोग करते थे, तो भैया आज के टाइम की तरह नहीं है कि छेना रसगुल्ला जलेबी खाते थे, ये लोग मीठे के रूप में शहद का प्रयोग किया करते थे। किसका प्रयोग किया करते थे, शहद का प्रयोग किया करता था। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। फिर 4 नंबर पे चावल के पहले साक्ष्य कहां से मिले, चावल के पहले साक्ष्य में कहां, सिंधु घाटी सभ्यता में कहां से मिले, तो आंसर लगा देना लोथल से। जो माप, जो यहां पर जैसे आज के टाइम पर हम लोग हिंदी भाषा लिख रहे हैं, हिंदी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी। उसी प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी लिपि चलती थी, तो लिपि बेटा याद कर लेना, लिपि चलती थी भाव चित्रात्मक। और भाव चित्रात्मक लिपि ऐसी होती थी जो दाएं से बाएं की ओर, जैसे हम लोग लिख रहे हैं तो बाएं से दाएं जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट, लेकिन भाव चित्रात्मक क्या होती थी, राइट टू लेफ्ट जाते थे। ये चीज बेटा याद कर लेना बहुत अच्छे से, ठीक है। दूसरी बात, यातायात के लिए सिंधु घाटी सभ्यता के लिए लोग क्या प्रयोग करते थे, 2 पहियों वाली गाड़ी जिसमें बैल से चलती थी। 2 पहियों वाली भी यूज करते थे, 4 पहिए वाली भी यूज करते थे। तो 2 पहियों वाली बैलगाड़ी
का प्रयोग करते थे। अब ये ना कह देना दो पहिए वाली यहाँ पे अपाचे का प्रयोग करेंगे, भाई मोटरसाइकिल तो थी नहीं, तो दो पहिए वाली बैलगाड़ी आप याद रखिएगा, ठीक है। हाँ चलो, इतनी बात समझ में आ गई। फिर उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कौन सी देवी की पूजा करते थे? तो ये लोग पूजा करते थे जमीन की, एक प्रकार से धरती माता की। तो आप बता सकते हो उर्वरता की देवी, उर्वरता की देवी, उर्वरता देवी की पूजा करते थे, धरती को ही ये पूजनी मानते थे। क्लियर हो गई बात। अब हमने आपको बताया सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य फसल क्या थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो मुख्य फसल थी वो थी गेहूं और जौ, गेहूं और जौ। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग माप तौल की जो इकाई प्रयोग करते थे वो कैसी प्रयोग करते थे? तो माप तौल की जो इकाई थी वो 16 के अनुपात में थी। भैया इससे शॉर्ट नोट्स आपके जीवन में नहीं बन पाएंगे, कोई नहीं बनवा पाएगा लूसेंट के, ये मान लेना, ठीक है। बस पढ़ते चलो, किताब में रखते चलो, मजे से आपको आ रहा होगा, ठीक। फिर उसके बाद यहां पे 10 नंबर पे देखिएगा, आग में पकी हुई मिट्टी को क्या बोलते थे? आग में पकी हुई मिट्टी को क्या बोलते थे? तो आग में पकी हुई मिट्टी को मेरे प्यारे बच्चे टेराकोटा के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे? टेराकोटा, आग में पकी हुई मिट्टी को कहते थे। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे एक सवाल हमने आपको पहले ही बता दिया कि एक इतिहासकार थे जिनका नाम था पिग्गट। पिग्गट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी के रूप में बताया था। क्लियर है? बहुत अच्छे से आप बता सकते हो। दूसरी बात यहां पर याद कर सकते हो, मनके बनाने के कारखाने हमने आपको पहले बता दिया। मनके बनाने का कारखाना कहां से मिला? तो मनके बनाने का जो कारखाना मिला है मेरे प्यारे बच्चे, वो हमने आपको चौहुंदड़ो बताया है। क्या बताया? चौहुंदड़ो। चौहुंदड़ो के साथ साथ आप लोथल भी लगा लेना। अगर चौहुंदड़ो ऑप्शन में नहीं मिलता है तो लोथल, क्योंकि चौहुंदड़ो तो पाकिस्तान में वर्तमान में, लोथल लेकिन भारत में है जहां पे वो बंदरगाह मेन है। क्लियर है? तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात समझ लेना, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कैसे वस्त्र का प्रयोग करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो कैसे वस्त्र का प्रयोग करते थे? ये प्रयोग करते थे सूती और प्लस ऊनी, सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। कौन? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। और अब मेरे प्यारे बच्चे यहां पर बात आती है आगे, सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कैसा था? तो मात्र सत्तात्मक था। दूसरी बात, यहां पे एक शब्द यूज किया गया था, क्या? तो यहां पे लिख लेना, मेसोपोटामिया में सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहा गया? मेसोपोटामिया सभ्यता में, मेसोपोटामिया सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता का क्या नाम दिया गया? तो याद कर लेना, मेसोपोटामिया जो सभ्यता इराक की थी उसमें सिंधु घाटी सभ्यता को बेटा मेलुहा के नाम से जाना गया। क्या नाम से जाना गया? मेलुहा के नाम से जाना गया। दूसरी बात, सिंधु घाटी सभ्यता में क्या पर्दा प्रथा थी? तो याद कर लेना 4 नंबर पे, सिंधु घाटी सभ्यता में भैया पर्दा प्रथा भी थी, पर्दा प्रथा भी थी। और हमने बताया यहां के लोग यज्ञ भी करते थे, मतलब अग्निकुंड में मिले थे। कहां से मिले थे? लोथल से मिले थे। फिर उसके बाद क्या, जब व्यक्ति की मृत्यु होती थी तो यहां पर क्या होता था? शव को गाड़ दिया जाता था कि जला दिया जाता था? तो याद कर लेना मेरे प्यारे बच्चे, शव को जलाया भी जाता था प्लस शव को गाड़ा भी जाता था। क्लियर है? जलाने के जो साक्ष्य मिले वो कहां से मिले? तो याद कर लेना मोहनजोदड़ो से। और याद कर लेना मेरे प्यारे बच्चे, क्या गाड़ने के साक्ष्य कहां से मिले? तो गाड़ने के साक्ष्य हमको हड़प्पा से मिले। दोनों सवाल बहुत अच्छे से याद कर लेना कि हड़प्पा में गाड़ा जाता था, मोहनजोदड़ो में जलाया जाता था। क्लियर है? और हमने बताया आपको लोथल और कालीबंगा, वहां से 2 युग्म समाधियां मिली हैं, मतलब मनुष्य की समाधि के साथ साथ एक और। तो युग्म समाधियां के साक्ष्य कहां से मिलते हैं? तो याद कर लेना लोथल प्लस कालीबंगा, लोथल प्लस कालीबंगा। लो भैया, एक पूरी लूसेंट का एक पेज आपका इसमें कवर हो गया। अब इन्हीं पॉइंट को जब आप देखोगे तो लूसेंट में सारे पॉइंट मिल जाएंगे और परीक्षा में बन जाएंगे भाई। ठीक है, तो पहले तो ये बताओ कि क्लियर हो गई बात। और इस प्रकार हमारा सिंधु घाटी सभ्यता वाला टॉपिक खत्म होता है और पेज नंबर यहां पे 6 होता है समाप्त। अब बारी होगी पेज नंबर 7 की। तो पेज नंबर 7 पे पहुंचने से पहले सभी बच्चों से हमें जानना है कि समझ में आया कि नहीं आया। अब इसको भी याद बहुत अच्छे तरीके से कर लोगे। कैसे? कि गाड़ा कहां जाता था और जलाया कहां जाता था। तो यहां पे जा शब्द आ रहा, जलाना, और मोहनजोदड़ो में भी जा आता है, तो कंफ्यूजन नहीं होगे। जलाना मोहनजोदड़ो में था,
गाड़ा हड़प्पा में जाता था। क्लियर है बात मेरे प्यारे बच्चे? अब अगर किसी बच्चे ने कमेंट किया कि मुझे पीडीएफ नहीं मिलता, मुझे आप सर ऐसे हैं, आप सर वैसे हैं, तो भैया हम सही बता रहे हैं, हम भाग जाएंगे ये उन्नाव छोड़कर और कहीं बढ़िया हिमालय पर्वत पे तपस्या करेंगे। क्योंकि भाई मुझको अगर कुछ कहते हो तो बहुत बात मुझे दिल पे लग जाती है। मैं बहुत ही कमजोर दिल का व्यक्ति हूँ। पता चला भाई साहब हमारी हार्ट बीट ज्यादा बढ़ गई, जिसके जिम्मेदार मैं आपको बता दूंगा कि ये सारे बच्चे थे जिसकी वजह से मेरी हार्ट बीट बढ़ गई, मुझे बीपी की समस्या ऊपर नीचे हो गई। इसीलिए भाई मैं जितना पढ़ा पा रहा हूँ पढ़ लो मेरे भाई, ना पढ़ा पा रहा हूँ ना पढ़ो भाई, कैसे कहूँ यार। ठीक है, अपने बाल तो मैंने तुमको दान दे दिए, अब क्या चाहते हो? चलो क्लियर हो गई बात मेरे प्यारे बच्चे? सुधांशु सर, सुधांशु सर, चलो बहुत प्यारा। हाँ तो भैया सब लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, ठीक है, लाइक और शेयर कर दो। चलो बहुत प्यारा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो पेज नंबर आपका 7 लग जाएगा, और पेज नंबर 7 लगने का मतलब है भैया एक नया टॉपिक आपका शुरू हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं वैदिक सभ्यता। नाम सुने ही होगे, जानते ही होगे, नहीं जानते हो? बहुत प्यारा। अब मेरे प्यारे बच्चे जब वैदिक सभ्यता नाम लग जाएगा तो सबसे पहले आप याद कर लेना, इस सभ्यता को आर्य सभ्यता भी कहते हैं। इस सभ्यता को आर्य सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड देखा था तो वैदिक सभ्यता का भी देख लो, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। वैदिक सभ्यता को 2 भाग में बांटा गया। कौन कौन? तो देख लेते हैं। एक बांटा भैया ऋग्वैदिक काल, एक बांटा गया ऋग्वैदिक काल में, और ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में। फिर बात आती है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड चला वो 1000 ईस्वी से 600 ईस्वी तक, ईसा पूर्व तक। तो इस प्रकार आप बड़े प्यार से दोनों को बता सकते हो, ठीक है। और वैदिक सभ्यता, आर्य सभ्यता भारतीय संस्कृति का संस्थापक माना जाता है। भारतीय संस्कृति का संस्थापक किस सभ्यता को माना जाता है? यह माना जाता है वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता को। अब यहां पर एक वर्ड हमको मिल गया आर्य। आर्य का पेपर में सवाल आता है, क्या आता है? आर्य का अर्थ क्या होता है? तो आर्य का अर्थ होता है, आर्य का बेटा अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन, उच्च कुल में जन्म लेने वाला। श्रेष्ठ या कुलीन मतलब उच्च कुल में जन्म लेने वाला, क्या आर्य शब्द का अर्थ होता है। क्लियर है? अब बेटा आर्य लोग निवासी कहां के थे? तो कई सारे इतिहासकारों ने अपने अपने विचार दिए कि आर्य लोग निवासी जो थे, तो याद कर लेना पहले एक इतिहासकार थे जिनका नाम था मैक्स मूलर। तो मैक्स मूलर ने बताया कि आर्य लोग जो निवासी थे वो मध्य एशिया के थे, मतलब मिडिल एशिया के निवासी थे। कौन? आर्य लोग, याद कर लेना। उसके बाद विलियम जोन्स ने बताया कि आर्य लोग यूरोप के निवासी थे। विलियम जोन्स ने बताया कि आर्य लोग कहां के निवासी थे? यूरोप के निवासी थे। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक ने बताया, बीजी तिलक ने, तो बीजी तिलक ने कहा कि आर्य लोग नॉर्थ पोल के निवासी थे, मतलब उत्तरी ध्रुव से भारत आए थे। तो ये सारे इतिहासकार अलग अलग थे। अब जैसे यहीं पे स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे, उन्होंने भी बताया आर्य लोग कहां से आए। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी के अकॉर्डिंग आर्य लोग बेटा भारत में तिब्बत से आए। तो ये सारे इतिहासकारों ने अपने अपने मत दिए, अपनी अपनी चीजें बताई, ठीक है, कि आर्य लोग कहां से आए, कहां के रहने वाले थे, जबरदस्त तरीके से। क्लियर हो गई बात? तो इतनी बात आपको यहां पर क्लियर समझ में आ गई होगी। अब सबसे बड़ी बात आती है कि आर्य लोगों का समाज कैसा था। तो आर्य लोगों का जो समाज था बहुत अच्छे से याद कर लेना। समाज मेरे प्यारे बच्चे
इनका पितृ सत्तात्मक था। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में मेरे प्यारे बच्चे माता का शासन था, उसी प्रकार इन यहाँ पे पिता का शासन था। उसी बात भैया, इन लोगों की सभ्यता कैसी थी, ये क्या नगरीय सभ्यता थी कि ग्रामीण सभ्यता थी? तो याद कर लेना, आर्य लोगों की सभ्यता जो थी वो ग्रामीण थी, और ये लोग जो कृषि करते थे और एक प्रकार से इनका मेन व्यवसाय काम क्या था, तो आप बता सकते हो इन लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वो कृषि प्लस पशुपालन था। क्या था? कृषि प्लस पशुपालन। अब सबसे बड़ी बात, जो कृषि योग्य भूमि होती थी उसको उर्वरा कहते थे। क्या कहते थे? उर्वरा। जब पशुपालन की बात आएगी तो पेपर में बहुत अच्छा सवाल आ जाता है कि भैया इनका प्रिय पशु क्या था, तो याद कर लेना, आर्य लोगों का जो प्रिय पशु था उसको हम लोग घोड़ा के नाम से जानते हैं, मतलब हार्स। घोड़ा जो है आर्य लोगों का एक प्रकार से प्रिय पशु के रूप में था। अब यहां पे बात आती है कि आर्य लोगों का जो समाज था उसका मेन मुखिया कौन होता था, तो समाज का एक प्रकार से आप कह सकते हो जो प्रधान होता था वो होता था पिता। पिता, और पिता को ही हम लोग बोलते थे कुलप। ठीक है, सबसे छोटी इकाई होती थी, सबसे छोटी इकाई होती थी कुल, और कुल का प्रधान होता था पिता, जिसको हम लोग कुलप के नाम से जानते थे। ठीक, अब यहां पे बात आती है जो आर्य लोगों का आप कह सकते हो कि जो एक प्रकार से वर्ण व्यवस्था कैसी थी, वर्ण व्यवस्था, तो आप वर्ण व्यवस्था यहां पर जबरदस्त तरीके से कह सकते हो व्यवसाय के आधार पर, व्यवसाय के आधार पर। ठीक है, जो जिस हिसाब से कार्य करता था उसको उसी कैटेगरी में रख दिया गया था। ठीक है, मतलब अगर जो लड़ाई करता था युद्ध में उसको क्षत्रिय कहा गया, जो एक प्रकार से आप कह सकते हो सेवा भाव करता था उसको शूद्र की कैटेगरी में रखा था। तो इस प्रकार आप कह सकते हो अलग अलग कैटेगरी बनाई दी थी। ठीक है, अब आर्य लोगों का मनोरंजन, मतलब वैदिक सभ्यता का जो मनोरंजन था, मनोरंजन के साधन थे वो क्या थे, तो मनोरंजन के साधन उस समय थे संगीत और रथ दौड़। संगीत और रथ दौड़ भैया मनोरंजन के साधन माने जाते थे। फिर आर्य लोगों के जो प्रिय देवता थे वो कौन थे, तो प्रिय देवता बेटा यहां पर याद कर लेना कौन थे, देवता इंद्र थे। इंद्र जो थे वो आर्य लोगों के प्रमुख देवता माने जाते थे। पवित्र नदी जो थी वो आप कह सकते हो पवित्र नदी ऋग्वैदिक काल में जो थी वो क्या नाम है, वो सरस्वती। सरस्वती आप कह सकते हो सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी। गंगा नदी का उल्लेख सिर्फ यहां पर एक बार होता है, उसके अलावा उल्लेख नहीं होता है, ये चीज याद कर लेना। अब सबसे बड़ी बात यहां पर यह आती है, तो ऋग्वेद का एक मंडल था, जो पेपर में सवाल पूछा जाएगा तो आप बता ले जाओगे, ऋग्वेद का 7वां मंडल, ऋग्वेद का 7वां मंडल। और जो ऋग्वेद का 7वां मंडल था, इस मंडल में एक युद्ध हुआ था जिसको बोलते हैं दशराग युद्ध। क्या कहते हैं? दशराग युद्ध। और ये दशराग युद्ध जो हुआ था वो किसके किसके बीच हुआ था, राजा सुदास प्लस 10 जन के बीच में। और तब भी इस युद्ध को राजा सुदास अकेले लड़ रहे थे, जीत गए थे। 10 जन के एक तरफ थे, वो लोग हार गए थे। याद कर लेना, पेपर में सवाल बहुत प्यारा आता है कि ये युद्ध किस मंडल में है, ऋग्वेद के 7वें। अगला सवाल आता है ये युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया, तो याद कर लेना रावी नदी। और रावी नदी को भैया ऋग्वैदिक काल में किस नदी के नाम से जानते थे, रावी नदी को परशुनी के नाम से जानते थे। ये पेपर में सवाल आता है तो बड़े प्यार से आप बता सकते हो। ठीक है, और दूसरी बात, ऋग्वैदिक काल में जो स्त्रियां जीवन भर अविवाहित रहती थीं, जीवन भर विवाह नहीं करती थी, अविवाहित स्त्रियों को क्या कहा जाता था, तो जीवन भर अविवाहित स्त्रियों को बेटा अमाजू के नाम से जाना जाता था। जीवन भर विवाह न करने वाली स्त्रियों को अमाजू कहते थे। ये चीज यहां पर याद कर लेना। क्लियर हो गई बात मेरे प्यारे बच्चे? बहुत अच्छे से। अब बात समझ लेना, जो प्रमुख पेय पदार्थ इनका क्या था, आर्य लोगों का प्रमुख पेय पदार्थ, तो प्रमुख पेय पदार्थ याद कर लेना मेरे प्यारे बच्चे, सोमरस हुआ करता था। आर्य लोगों का जो प्रमुख पेय पदार्थ था वो सोमरस था। और सोमरस का उल्लेख ऋग्वेद के 9वें मंडल में है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में है किसका उल्लेख, सोमरस का। क्लियर है? तो इस प्रकार आपको ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, जबरदस्त तरीके से। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर है? हाँ, क्लियर, समझ में आ गई है?
बहुत प्यारा। चलो इसके बाद अभी कुछ पॉइंट और हैं, ये भी मैं आपको यहां पर बता दे रहा हूं। जैसे वैदिक सभ्यता में जो हल होता था, हल को सिरा कहा जाता था। हल को सिरा कहा जाता था। हल को क्या कहा जाता था? सिरा, याद कर लेना। और हल रेखा को क्या कहा जाता था? हल रेखा को सीता कहा जाता था। हल रेखा को क्या कहा जाता था? सीता कहा जाता था। यह चीज भी आपको याद कर लेनी। दूसरी बात, आर्यों द्वारा खोजी गई धातु कौन सी थी? तो खोजी गई जो धातु थी, खोजी गई धातु जो आर्यों द्वारा थी वो कौन सी थी? लोहा। पेपर में सवाल आता है लोहे को वहां पर क्या कहा गया था? तो लोहे को याद कर लेना, उस समय श्याम अयस के नाम से जाना गया था, श्याम अयस के नाम से। और पेपर में सवाल आता है कि एक धातु और थी जिसको कहते हैं तांबा। तांबा को क्या कहा गया था? तांबा को कहा गया था लोहित अयस। लोहित अयस। ये सारे सवाल बहुत प्यारे हैं, ये मान लेना। जितने हम तुमको बताते जा रहे हैं सब पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। हाँ चलो, वेद वेदांग पढ़ाने वाले को क्या कहा जाता था? वेद वेदांग जो पढ़ाने वाला टीचर होता था उसको हम लोग उपाध्याय कहते थे। वेद वेदांग पढ़ाने वाला जो मास्टर होता था, टीचर होता था, उसको हम लोग किस नाम से जानते थे? उसको हम लोग उपाध्याय के नाम से जानते थे। क्लियर है? याद करें। भारतीय परमाणुवाद का जनक किसे बोलते थे? तो भारतीय परमाणुवाद का जनक होता था महर्षि कणाद को कहते थे। भारतीय परमाणुवाद का जो जनक कहे जाते थे वो किसे कहा जाता था? वो महर्षि कणाद जी को कहा जाता था। ये भी आपको याद कर लेना। दूसरी बात, वैदिक काल में जितने भी धनी व्यक्ति होते थे उनको क्या कहा जाता था? धनी व्यक्ति को मेरे प्यारे बच्चे गोमत के नाम से जानते थे, गोमत। अब दूसरी बात, जो घूम घूम कर एक जगह से दूसरे जगह व्यापार करते थे उसको क्या कहा जाता था? दूर दूर तक जो व्यापार करते थे, दूर दूर तक व्यापार करने वाले को क्या कहा जाता था? तो दूर दूर तक व्यापार करने वाले को मेरे प्यारे बच्चे पाड़ी कहते थे। क्या बोलते थे? पाड़ी। याद कर लेना, पाड़ी किसको बोलते थे? दूर दूर तक भाई साहब व्यापार करने वाले लोगों को कहा जाता था। क्लियर है? याद कर लेना जबरदस्त तरीके से। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको? बहुत प्यारा, हर एक चीज समझ में आ जाएगा आपको, टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है, ठीक है। चलो, अब गुप्तचर व्यवस्था क्या थी? बिल्कुल थी। वैदिक काल में गुप्तचर जो व्यवस्था थी वो दो नाम से फेमस थी, पुरप और स्पस। जो पुरप था वो बेटा दुर्गपति कहलाता था, जो स्पस था वो जनता की गतिविधियों को देखने वाला था, ठीक है, याद कर। और एक होता था उग्र। उग्र का मतलब होता था अपराधियों को पकड़ने वाला, अपराधियों को पकड़ने वाला। ये सारी चीजें आपको यहां पर याद कर लेनी है जो पेपर में सवाल आता है, ठीक है। अब बात समझ लेना, वैदिक सभ्यता में क्या पर्दा प्रथा था? तो याद कर लेना, वैदिक सभ्यता में पर्दा प्रथा थी, ठीक है, मतलब थी। बाल विवाह था? तो बाल विवाह नहीं था और पर्दा प्रथा भी नहीं थी। मतलब पर्दा प्रथा नहीं थी और बाल विवाह भी नहीं थी, मतलब दोनों का प्रचलन नहीं था। और कोई भी व्यक्ति स्त्री का अगर पति मर जाता था तो वो स्त्री जो होती थी उसी अपने पति के छोटे भाई अर्थात देवर के साथ विवाह कर सकती थी। ये वहां पर था। क्लियर है? तो इस प्रकार आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलो, क्लियर? इतनी बात तुमको समझ में आ गई होगी। महाकाव्य दो हैं, महाभारत और रामायण। क्लियर है? महाकाव्य बेटा कितने हैं? महाकाव्य सिर्फ और सिर्फ दो हैं। तो महाकाव्य की संख्या दो है। कौन कौन? एक है महाभारत और एक है रामायण। याद कर लेना, महाभारत और एक है रामायण। याद कर ले मेरे बच्चे। जो महाभारत है इसका ओल्ड नेम याद कर लेना, प्राचीन नाम क्या है? तो इसका प्राचीन नाम है मेरे प्यारे बच्चे जय संहिता। क्या नाम है? जय संहिता। क्लियर है? याद कर लेना। हाँ, और विश्व का सबसे पुराना महाकाव्य, विश्व का सबसे पुराना महाकाव्य क्या कहलाता था मेरे प्यारे बच्चे? आप कह सकते हो
महाभारत। ठीक, वेद व्यास इसके रचनाकार हैं। वाल्मीकि जो है, वाल्मीकि ने क्या लिखी थी? वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी, वो भी किस भाषा में? तो संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई थी। तो ये सारे सवाल बहुत प्यारे हैं, जबरदस्त तरीके से याद करिएगा, जरूरी है। ठीक है, चलो इसके बाद बात करते हैं आगे की तरफ। बेटा अब आगे लगे हुए हैं दर्शन, आपको दर्शन से जरा परिचित करा देते। देखो जो चीज टेबल से समझाने वाली है, टेबल जरूर बताएंगे, क्योंकि इनको अगर लिखेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। पेज नंबर 7 में ही तुमको ये टेबल देखने को मिलेगी, पेज नंबर 7 में ही दर्शन। दर्शन में तुमको याद क्या करना है? ये तो मान लो संख्या लिखी हुई है, यहां पर आप देख सकते हो सांख्य दर्शन। पेपर में ये जरूर याद करने किस दर्शन के कौन प्रवर्तक है, ये चीज आपको बहुत ध्यान देने वाली बात है। क्लियर है? तो पहले तो सांख्य दर्शन के कौन है? कपिल साहब हैं, महर्षि कपिल। योग दर्शन के कौन है? पतंजलि हैं। न्याय दर्शन के कौन है? गौतम हैं। वैशेषिक दर्शन के कौन है? कणाद हैं। मीमांसा दर्शन के कौन है? जैमिनी है। वेदांत दर्शन के कौन है? बादरायण है। क्लियर है? तो ये चीज आपको पता चल गई। जो ये वेदांत दर्शन बादरायण है, इसी को हम लोग बोलते हैं उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा, चाहे उत्तर मीमांसा कह लो चाहे वेदांत। वेदांत का मतलब है सबसे लास्ट में। क्लियर हो गई बात मेरे प्यारे बच्चे? चलो पूर्व मीमांसा आपको पता ही है, वैशेषिक पता ही है, न्याय पता ही है, ये सारे पता है। ठीक है, अब बात समझ लेना बहुत ध्यान से। वहां तुम्हारी किताब में एक दर्शन और होगा जिसका नाम है चारवाक, और चारवाक के बेटा चारवाक ही है। ठीक है, अब यहां पे बहुत ध्यान से बात समझिएगा। ये दर्शन है और ये सारे के सारे क्या है? प्रवर्तक हैं। पेपर में सवाल आएगा तो तुम जबरदस्त तरीके से बता दोगे। अब पेपर में सवाल आता कि भारत में सबसे पुराना दर्शन कौन है, सबसे प्राचीन कौन है? तो सबसे प्राचीन दर्शन है सांख्य। कौन है? सांख्य। पेपर में अगला सवाल बहुत प्यारा आता है, सवाल वो ये आता है कि सांख्य दर्शन में कितने तत्व हैं। ये पेपर में सवाल पूछा गया है, इसीलिए हम यहां पर इसको लेकर आए हैं। सांख्य दर्शन में 25 तत्व के बारे में बताया गया है, और यह भी बताया गया है कि पहला तत्व क्या है। तो पहला तत्व याद कर लेना, प्रकृति है। सांख्य दर्शन में अगर तुमसे कह दिया जाए कि पहला तत्व कौन है, तो पहला तत्व प्रकृति है। 25 तत्वों में से भैया प्रकृति पहला तत्व है। सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन दर्शन में से एक है। क्लियर हो गई बात? ये चीज आपको यहां पर याद कर लेनी है। अब सुन लो, योग दर्शन के पतंजलि हैं, योग द्वारा आत्मशुद्धि। तो इसमें अष्टांग योग के बारे में बताया गया है, ये चीज याद कर लेना। ठीक है, फिर न्याय दर्शन में गौतम के द्वारा दिया गया 4 प्रमाण दिए गए हैं। वैशेषिक कणाद द्वारा अभी बताया था, भारतीय परमाणुवाद का जनक कौन है? कणाद है। मीमांसा महर्षि जैमिनी है। वेदांत उत्तर मीमांसा महर्षि बादरायण है। तो आप ये सारे के सारे बता सकते, और नाम में ही जब नाम पढ़ोगे तो नाम आपको नजर आएंगे, लेकिन हमने गोला वही किए जो आपको जरूर से जरूर याद कर लेने हैं। ठीक, चाहे वेदांत बोल लो चाहे उत्तर बोल लो, बात बराबर है। तो मुझे कमेंट करके बता दो, क्या आपको ये दर्शन क्लियर हो गए? यहां पर दर्शन के बाद हम लोग बात करते हैं आगे की तरफ मेरे प्यारे बच्चे। और मैं चाहता हूं कि अगर आपको ये चीज समझ में आई हो तो आप सब वीडियो को एक बार जरूर से जरूर लाइक और शेयर ठोक देना भाई, तो हमारा भी दिल खुश हो जाएगा कि मेरे प्यारे बच्चे मुझको इतना प्यार कर रहे हैं, दिल खुश हो गया। चलो इसके बाद अब आ जाओ बेटा, ऋग वैदिक काल की एक टेबल आपको मिलेगी पेज नंबर 7 में। देखो कुछ छूट नहीं रहा है। जो तुम कह दोगे ना सर ये छूट रहा है, तो छूटेगा कुछ नहीं, सब कुछ पढ़ाएंगे और जो जो जरूरी है सब कुछ कराएंगे। जितने भी लोग हमारे ऊपर अपलोक लगा रहे हैं उनको मैं चैलेंज दे रहा हूं इस बार कि 90 दिन बाद आकर मिलना हमसे, फिर हमसे बात करना। ठीक है, और ये भी बता दे रहा हूं कि यहां पर वीडियो बस आप कह सकते हो जो बच्चा लाइव पढ़ेगा वही बच्चा यहां पे प्रॉपर पढ़ पाएगा, क्योंकि ये वीडियो बाद में प्राइवेट हो जाएंगी। ठीक है, इसीलिए मैं पहले ही बता दे रहा हूं, मैं मेहनत कर रहा हूं तो आप भी प्रॉपर हमारे साथ मेहनत करिए। ढीला हलाली कुछ भी नहीं चलेगी आपकी। ठीक है, भेजा है पिला दो, छोड़। हाँ चलो, ऋग वैदिक काल की प्रमुख नदियां, उनके प्राचीन नाम जरा जान लेते हैं। तो सबसे पहले यहां पर देख लो सिंधु नदी। सिंधु नदी को सिंधु ही कहा जाता था। पेपर में सवाल आता है, ऋग वैदिक काल एक प्रकार से कह सकते हो सबसे प्रमुख नदी जो थी वो सिंधु ही थी। ठीक, सरस्वती, सरस्वती क्या होती है? अब इस समय लुप्त हो चुकी है। ठीक, लेकिन घग्गर के नाम से हल्की फुल्की जानी जाती है। और पवित्रम नदी, अगर तुमसे कहते हैं ऋग वैदिक सभ्यता में सबसे पवित्र नदी कौन है, तो सरस्वती। और सबसे ज्यादा अगर उल्लेख किसी नदी का है तो बेटा वो कौन है? वो एसी का है।
ठीक है, बाकी सिंधु नदी का भी कहते हैं। सबसे जब सरस्वती ऑप्शन नहीं आता है तो सिंधु नदी का सबसे ज्यादा उल्लेख आ जाता है। ठीक है, हाँ क्लियर है, चलो हाँ। फिर वितस्तता किसका प्राचीन नाम है? इसका प्राचीन नाम झेलम है। वितस्तता का वर्तमान नाम झेलम है, पंजाब क्षेत्र में बहती है। अस्किनी, अस्किनी किसका प्राचीन नाम है? चिनाब का। आज के टाइम पे चिनाब है, पहले अस्किनी हुआ करती थी। काले जल वाली नदी के नाम से जानी जाती है, कौन? अस्किनी। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। परशुनी किसको कहते हैं? रावी, अभी बताया था। 10 राग युद्ध किस नदी किनारे हुआ था? परशुनी नदी किनारे। 10 राजाओं के युद्ध से संबंधित लिखा है साफ साफ। बिपाशा किसका प्राचीन नाम है? ब्यास नदी का, पंजाब की प्रमुख नदी है। सतद्री किसका नाम है भैया? सतलज का, सिंधु की सहायक नदी मानी जाती है। द्रसदती किसका नाम है? घग्गर को कहते हैं, सरस्वती सहायक नदी। यमुना किसकी? यमुना को यमुना कहते हैं, गंगा की सहायक नदी। क्लियर है? और याद कर लेना, यमुना का ऋग्वेद में सिर्फ और सिर्फ 3 बार उल्लेख है। यमुना नदी का कितनी बार उल्लेख है? टोटल और टोटल 3 बार उल्लेख है। ठीक, और गंगा नदी जो आपको दिख रहा होगा, गंगा का सिर्फ और सिर्फ उल्लेख कितनी बार है? गंगा का ओनली 1 टाइम, मतलब 1 बार है। क्लियर है? याद कर लेना मेरे प्यारे बच्चे, ये भी बात समझ में आ गई है। अच्छा, हिंदी की क्लास करा दे तो करवाया जाएगा, सब कुछ करवाया जाएगा। चलो नेक्स्ट बेटा, अब आ जाओ ऋग वैदिक कालीन देवता और उनसे संबंधित विषय। तो ये सारे देवता लगे हुए हैं और विषय लगे हुए हैं, तो मेन चीजें देख लो। सबसे पहले देवता का नाम आ जाता है इंद्र, और इंद्र का पेपर में सवाल बहुत प्यारा आता है कि ये किससे रिलेटेड है? तो वर्षा, युद्ध और शक्ति से। और सबसे प्रमुख अगर देवता की बात करेंगे तो बेटा वो इंद्र ही है, याद कर लेना। और दूसरा जो तुमको याद कर लेना वो अग्नि याद करना है। क्यों? क्योंकि पेपर में सवाल ये पूछा गया है कि देवताओं और मनुष्य के बीच में कौन एक कणी के रूप में है? तो अग्नि देवता। वरुण देवता का काम क्या है? वरुण देवता का काम है जल और नैतिक नियम, सत्य और न्याय के रक्षक, इतना इंपॉर्टेंट नहीं। सोम देवता का क्या इंपॉर्टेंट है? वनस्पति अमृत से सोमरस के देवता है। सूर्य का काम प्रकाश, ऊर्जा, जीवनदाता, आकाशीय देव है। ऊषा देवता है, एक प्रकार से प्रातः काल से रिलेटेड है, जो प्रातः काल सौंदर्य और नवजीवन की देवी होती है। मारुत क्या होते हैं? वायु, तूफान, इंद्र के सहायक हैं। पर्जन क्या है? वर्षा, कृषि से संबंधित है। अश्विन चिकित्सा से रिलेटेड है। पूषण मार्ग यात्रा रक्षक है। तो इनमें मेन है इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम और मारुत। ठीक है, ये आपको याद कर लेने। और सबसे ज्यादा तो याद करना अग्नि वाला। मनुष्य और देवताओं के बीच में संबंध, मतलब कड़ी का काम करते हैं। और सबसे प्रमुख देवता है कौन? इंद्र। और ये पेज नंबर 8 पर आप पहुंच चुके हो। कहां पहुंच चुके हो? पेज नंबर 8 पर। तो इस प्रकार आपके पेज नंबर 8 यहां से होते हैं समाप्त। अब बेटा पूरा का पूरा वैदिक सभ्यता हमने आपको पढ़ा दिया है। अब इसके बाद आ जाओ पेज नंबर 9। तो जब पेज नंबर 9 आओगे, आप पेज नंबर 9 आओगे तो वहां पर एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा, महाजनपदों का उदय। अब बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे सर कुछ लाइनें छूट गई हैं, कुछ लाइनें छूट गई हैं। उनका भी मैं डाउट क्लियर कर दे रहा हूं। भाई कुछ लाइनें छूटने से मतलब पे ध्यान न देना, मेरे कंटेंट पे ध्यान देना। भाई अगर एक बात बताओ, किताब फिर मास्टर की आवश्यकता ही क्यों है जब आपको यही लग रहा है कि सर ये छूट गया? भाई मास्टर आप हमसे इसलिए पढ़ रहे हो कि इस किताब को आसानी से खत्म कर सको, और इसलिए पढ़ सको कि जो अनावश्यक चीजें हैं जिनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है तो उनको इग्नोर किया जाए, उनको उतना कम ध्यान दिया जाए। और मैंने लूसेंट पढ़ने के तरीके में आपको सब कुछ बताया हुआ है, वहां पर जाके देख लेना आप सब। ठीक है, हाँ। तो इसीलिए बिल्कुल डाउट मत खाना, बिल्कुल गलती मत खाना, क्योंकि भाई साहब बहुत जरूरी है। चलो नेक्स्ट, अब महाजनपद की बात करते हैं। तो महाजनपद में पहला सवाल तो ये याद कर लेना, कितने महाजनपद हैं? तो 16 महाजनपद हैं। फिर पेपर में सवाल ये आता है कि महाजनपद है, महाजनपद का उल्लेख कहां मिलता है? 16 महाजनपद का उल्लेख कहां मिलता है? तो उल्लेख याद कर लेना, उसका नाम है अगंतुर निकाय। और जो अगंतुर निकाय है ना, वो एक प्रकार से बौद्ध ग्रंथ माना जाता है। क्या माना जाता है? बौद्ध ग्रंथ। अगंतुर निकाय नामक बौद्ध ग्रंथ में भैया एक प्रकार से क्या बताया गया है? 16 महाजनपदों का उल्लेख है। और एक प्रकार से बताया गया है, क्या? जैन ग्रंथ है जिसको बोलते हैं भगवती सूत्र, उसमें भी 16 महाजनपद का उल्लेख है। तो अब देखो, इनको हमने बहुत अच्छे से कैटेगराइज भी किया है। कैटेगराइज कैसे किया है मेरे प्यारे बच्चे?
तो जबरदस्त तरीके से आप देखना, आपको बहुत मजे से आएगा। कैसे कैटेगराइज किया है हमने? कैटेगराइज इसको इस प्रकार कर दिया कि यहां पर हमने बांट दिया मेरे प्यारे बच्चे, पूर्वी भारत के महाजनपद 5 आए हैं। कौन कौन? सबसे पहले बात कर लेते हैं अंग की। राजधानी जरूर याद कर लेना, अंग की राजधानी क्या है? चंपा। कहां पड़ता है वर्तमान में? भागलपुर मुंगेर, मतलब बिहार के इलाके में। क्लियर हो गई बात? कहां पड़ता है? बिहार में। फिर आ जाओ मगध। मगध जो है याद कर लेना, इसकी राजधानी राजगृह होती थी, पाटलिपुत्र होती थी। वर्तमान में ये भी बिहार में पड़ता है। और याद कर लेना 16 के 16 महाजनपदों में सबसे अगर शक्तिशाली कोई महाजनपद बना वो था मगध, मतलब मोस्ट पावरफुल। फिर आ गया वज्ज। वज्ज जो तीसरा महाजनपद है जिसकी राजधानी वैशाली, जो भी बिहार में ही पड़ता है। वज्ज के बारे में याद करना। पेपर में सवाल आता है कि 16 महाजनपद में कौन सा ऐसा महाजनपद था जो पहला गणतंत्र बना था, मतलब जहां पे लोगों का ही शासन हुआ, तो वो था वज्जी, जिसकी राजधानी वैशाली थी, जो बिहार में है। फिर 4 नंबर पे आ जाओ काशी। काशी की राजधानी मेरे प्यारे बच्चे वाराणसी, जो वाराणसी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। जबरदस्त तरीके से ये भी आप बता सकते हो। क्लियर है? अब पेपर में सवाल आता है कौन सा ऐसा महाजनपद है जिसको अथर्ववेद में उल्लेख किया गया है, तो याद कर लेना अथर्ववेद में उल्लेख। तो अथर्ववेद में उल्लेख मेरे प्यारे बच्चे किस महाजनपद का है? तो काशी का है। क्लियर है? फिर मेरे प्यारे बच्चे कौशल। कौशल महाजनपद का उल्लेख कहां है? श्रावस्ती, मतलब इसकी राजधानी श्रावस्ती कहां पड़ेगा? यूपी में। क्लियर हो गई बात? ये चीज आपको याद कर लेनी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो तुमको याद कर लेनी है, बिहार में कितने महाजनपद हैं? 1 2 3। ठीक, तो यहां पे लिख लेना बिहार में टोटल 3 महाजनपद हमको मिले। कितने मिले? 3। और इस स्लाइड के हिसाब से तुमको यूपी में 2 मिल चुके, एक काशी और दूसरा मिला है कौशल। याद कर लेना, ठीक है? हाँ, नेक्स्ट बेटा, जब आगे आप बात करोगे तो अब पेज नंबर उसी महाजनपद को ही बात कर लेते हैं। मध्य भारत व गंगा यमुना क्षेत्र के महाजनपद तो देख लेते हैं कौन कौन से। 6 नंबर पे वत्स। वत्स जिसकी राजधानी कौशाम्बी, ये भी कहां पर है? यूपी में है। क्लियर है? फिर अवंती। अवंती की राजधानी उज्जैनी और महिष्मति। और इसका सवाल सबसे बढ़िया आता है कि अवंती के राजा चंड प्रतोत थे, चंड प्रतोत, और एक बार ये पीलिया रोग से पीड़ित हो गए थे, जिसकी वजह से भैया बिंबिसार ने अपने जो वैद्य थे जीवक, उनको इनकी सेवा के लिए भेजा था। क्लियर है? याद कर लेना। चल, उसके बाद चेदी। चेदी की राजधानी क्या है? शक्तिमती, बुंदेलखंड क्षेत्र में पड़ता है, मतलब यूपी वाले में। ठीक। मत्स्य। मत्स्य की राजधानी क्या है? विराटनगर, और विराटनगर राजस्थान में पड़ता है वर्तमान में। सूरसेन की राजधानी है मथुरा, जो यूपी में पड़ता है। और कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ हस्तिनापुर, जो दिल्ली और मेरठ वाले क्षेत्र में ये पड़ता है। क्लियर है? इस प्रकार जब आप देखोगे तो टोटल और टोटल कितने हो जाएंगे भैया? 11। अब आ जाओ पंचाल। पंचाल की राजधानी अहिछत्र या कामपिल्ल हो गया, जो बरेली और फरुखाबाद में। सुन लो, कामपिल्ल जो है फरुखाबाद का पुराना नाम है। फरुखाबाद को पहले भैया कामपिल्ल के नाम से जाना जाता था। क्लियर है? उसके बाद यहां पे गंधार। गंधार की राजधानी तक्षशिला, जो पाकिस्तान में पड़ता है। फिर यहां पे कंबोज। कंबोज की राजधानी हाटक, जो पाकिस्तान में पड़ता है। पेपर में सवाल आता कितने ऐसे महाजनपद हैं जो भारत के बाहर हैं, तो भारत के बाहर याद कर लेना गंधार और कंबोज है। मतलब वर्तमान की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारत के बाहर 2 ऐसे महाजनपद हैं, गंधार और कंबोज। फिर बेटा मल्ल। मल्ल की राजधानी क्या है? कुशीनगर, और ये यूपी में पड़ता है, याद कर लेना। उसके बाद अस्मक, यहां पर आपको दिख रहा होगा अस्मक। तो जब आप अस्मक के बारे में यहां पर देख रहे होगे तो बेटा अस्मक आपको दिख रहा होगा। अस्मक की राजधानी पोटन या पोडली, गोदावरी। पेपर में सवाल आता है, ये महाराष्ट्र के क्षेत्र में पड़ेगा, और इसका सवाल ये आता है दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद। दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद। तो दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन है? तो दक्षिण भारत का याद कर लेना मेरे प्यारे बच्चे, कौन है? अस्मक। क्लियर है? तो इस प्रकार जब आप देखोगे यहां पर बिहार में कितने मिले, ये भी याद कर लेना। बिहार में टोटल 3 महाजनपद,
यूपी में कितने महाजनपद बेटा? 8 महाजनपद। उसके बाद राजस्थान में कितने महाजनपद मिले आपको? 1 मिला। मध्य प्रदेश में कितने मिले? 1 मिला। साउथ इंडिया मतलब दक्षिण भारत में कितने महाजनपद मिले? तो दक्षिण में 1 मिले। तो 8 3 11, 1 12, 1 13, 1 14, और भारत के बाहर कितने? 2। कौन कौन से? गंधार और कम्बोज। इस प्रकार महाजनपदों में इससे ज्यादा बड़ा सवाल कुछ भी नहीं बन सकता। ठीक है, हाँ याद कर लेना। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कमेंट करके बताओ कि आपको ये महाजनपद पेज नंबर 9 पूरा अच्छे से क्लियर हो गया, और जितनी चीजें यहां पर बताने वाली थी मैंने आपको पहले ही बता दी, पहले हमने आपको यहां पर क्लियर कर दिया। तो आप सब कमेंट करके बताओ इतनी चीज आपको क्लियर हो गई यहां पे? फटाफट बता दो। बहुत प्यारा, जबरदस्त तरीके से सब बात मेरे प्यारे बच्चे। क्लियर हो गई बात? चलो आगे बढ़े। सर कह रहे हैं सर बिहार दरोगा के लिए। बिल्कुल नहीं बेटा, ये केवल चपरासी के लिए है, दरोगा के लिए क्लास नहीं है। दरोगा में ये सवाल थोड़े पूछा जाता है कि गंधार महाजनपद की राजधानी क्या है। ये चपरासी में सिर्फ पूछा जाता है। ये सवाल ना पीसीएस में पूछा जाएगा, ना दरोगा में पूछा जाएगा, ना कांस्टेबल में पूछा जाएगा। सिर्फ चपरासी जो तैयारी कर रहा है उसमें पूछा जाता है बस। ठीक, ठीक है। अरे भाई 1000 बार बता चुके हैं, जीके का मतलब होता है सारे परीक्षा। तो आप अपनी परीक्षा इंडिकेट करके क्यों कहते हो भाई? क्या चाहते हो? ठीक है, हाँ क्या चाहते हो भाई? आप खुद सोचो। ठीक है, तो जबरदस्त तरीके से आप बता सकते हो, बेहतरीन तरीके से। तो क्लियर हो गई बात? चलो अब आगे बढ़ो। अब आगे पेज नंबर 9 में आ गया जैन धर्म। ठीक है, तो जैन धर्म की जब बात आ गई तो जैन धर्म के बारे में याद कर लेना कि जैन धर्म जो है किस शब्द से बना है। तो जैन धर्म बेटा किस शब्द से बना है? जिन। जिन शब्द से बना है। और जिन का अर्थ क्या होता है? जिन का अर्थ होता है विजेता। जिन का अर्थ क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? विजेता। याद कर लेना। दूसरी बात, जैन धर्म के अगर मैं संस्थापक की बात करता हूं, फाउंडर की, तो जैन धर्म के भाई साहब किसने बिल्कुल शुरुआत की थी? ऋषभदेव। और इसमें जितने भी इनके मुखिया होते थे उनको हम लोग तीर्थंकर के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे? तीर्थंकर के नाम से जानते थे। और सबसे बड़ी बात होती है कि जैन धर्म को संगठित और विकसित किसने किया? जैन धर्म को संगठित और विकसित करने का प्रयास किसने किया? संगठित और विकसित करने का प्रयास किया महावीर स्वामी ने। और सबसे बड़ा पेपर में सवाल आता है मेरे प्यारे बच्चे कि महावीर स्वामी के बारे में बताओ। महावीर स्वामी जो थे वो 24वें, मतलब जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए, 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। कौन? महावीर स्वामी। याद कर लेना जबरदस्त तरीके से। ठीक है, इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चे महावीर स्वामी का सवाल यह आएगा कि महावीर स्वामी का जन्म कब और कहां हुआ? तो जन्म हुआ 544 ईसा पूर्व। कहां पर? तो याद कर लेना कुंडग्राम वैशाली में। कुंडग्राम वैशाली बिहार में। क्लियर है? फिर अगला सवाल, महावीर स्वामी के पिता का नाम बताओ। तो महावीर स्वामी के पिता का नाम था सिद्धार्थ। फिर महावीर स्वामी की माता का क्या नाम था? तो महावीर स्वामी की माता का नाम था त्रिशला। महावीर स्वामी की पुत्री का क्या नाम था? महावीर स्वामी की पुत्री का नाम था प्रियदर्शनी। क्या नाम था? प्रियदर्शनी, अनुजा प्रियदर्शनी। और महावीर स्वामी के जो दामाद थे उनका क्या नाम था? उनका नाम था जमाली। पहले अगर जैन भिक्षुक कोई बने महावीर स्वामी की तो वो जमाली बने थे। ठीक, महावीर स्वामी कि एक प्रकार से पत्नी का क्या नाम था? वो था यशोदा। तो ये पूरा का पूरा हो गया जीवन परिचय। महावीर स्वामी की अगर मैं मृत्यु की बात कर लेता हूं तो मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु इनकी हुई थी 468 ईसा पूर्व। और कहां पर? पावापुरी बिहार में। पावापुरी बिहार में। सारे पॉइंट इधर हो गए इनका जीवन परिचय के बारे में। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे महावीर स्वामी ने ज्ञान की प्राप्ति की शुरुआत कैसे की?
इन्होंने गृह त्याग किया, और जो गृह त्याग किया वो बेटा 30 वर्ष की उम्र में किया। इनके माता पिता की तो डेथ हो गई थी, तो गृह त्याग अपने बड़े भाई जिनका नाम था नंदीवर्धन, नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर ये घर से निकल गए। और निकल कर जब गए तो वहां पर एक नदी मिली जिसका नाम था ऋजुपालिका नदी, और ऋजुपालिका नदी के किनारे ये जाकर बैठ गए। ऋजुपालिका नदी थी और ऋजुपालिका नदी के किनारे एक वृक्ष था जिसका नाम था साल का वृक्ष। ठीक, 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जब ये 42 साल के हुए तब इनको बेटा ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई। याद कर लेना बहुत अच्छे से। सबसे बड़ी बात, इनको बचपन में वर्धमान कहा जाता था। बचपन में क्या कहते थे? वर्धमान। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई उसके बाद ये महावीर स्वामी कहलाए, और इनको 3 नामों से जाना गया ज्ञान की प्राप्ति के बाद। और वो 3 नाम कौन कौन से थे? तो बेटा एक था जिन, मतलब इनको जिन कहा गया। जिन का अर्थ होता है विजेता। क्या होता है? विजेता। एक शब्द होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अर्रत। अर्रत का अर्थ क्या होता है? अर्रत का अर्थ होता है पूजनी, जिसकी पूजा की जाए। एक अर्थ होता है निर्ग्रंथ, निग्रंथ, और निग्रंथ का मतलब होता है मेरा बच्चे बंधन रहित। क्या होता है? बंधन रहित। याद कर लेना। निग्रंथ का मतलब क्या होता है? बंधन रहित। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई मेरे प्यारे बच्चे, तब ये सारे शब्द कहलाने लगे बहुत अच्छे से। दूसरी बात बहुत अच्छे से याद कर लेना, इन्होंने पहला उपदेश कहां दिया? इन्होंने पहला उपदेश कहां दिया? तो पहला उपदेश इन्होंने दिया राजगृह, राजगृह की विपुलांचल पहाड़ी पर, राजगृह की विपुलांचल पहाड़ी पर। ठीक, इन्होंने बेटा पहला उपदेश दिया। और याद कर लेना, इन्होंने जो उपदेश देने की भाषा रखी वो कैसी रखी? प्राकृत भाषा में इन्होंने उपदेश देना शुरू किया। ये भी सवाल पेपर में आता है। ठीक, अब बात आती है कि आखिरकार पहली जैन भिक्षुड़ी इनकी कौन बनी? पहली जैन भिक्षुड़ी कौन बनी थी? तो याद कर लेना, उसका नाम था चंपा। तो जो चंपा थी वो पहली जैन भिक्षुड़ी के नाम से जानी गई। और इनकी पहली शिष्या कौन बनी? तो जैन धर्म महावीर स्वामी की पहली शिष्या का नाम था चंदना। चंदना जो थी वो पहली शिष्या थी। बहुत अच्छे से याद कर लेना। महावीर स्वामी ने क्या किया था? महावीर स्वामी ने ये सारे पॉइंट बहुत अच्छे से याद कर लेना कि इन्होंने, इनका मानना था कि ईश्वर नहीं होता है, ईश्वर नहीं होता है। जबकि इन्होंने आत्मा को कहा कि आत्मा होती है। इन्होंने कहा पुनर्जन्म भी होता है लोगों का। इन्होंने कर्मवाद पर विश्वास रखा कि भैया जैसा आप कर्म करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। इन्होंने कहा कि अहिंसा नहीं करनी चाहिए, मतलब किसी के साथ हिंसा नहीं करनी चाहिए, मतलब अहिंसा के साथ रहना चाहिए। ठीक है। और एक पेपर में सवाल आता है, कल ही मैंने आपको पढ़ाया था, एक हमने आपको कल पढ़ाया था जैन साहित्य। जैन साहित्य का पेपर में सवाल हमने आपको बताया था कि जैन साहित्य क्या था? तो आगम था। और कल मैंने एक आपको और बताया था कि जैन धर्म के जितने भी तीर्थंकर हुए सबकी जानकारी कल्प सूत्र पर मिलती है। कहां पे मिलती है? कल्प सूत्र। और कल्प सूत्र के लेखक भद्रबाहु द्वारा, भद्रबाहु ने रचा था किसको? कल्प सूत्र को। कल बताया था हमने आपके। फिर यहीं पर बहुत अच्छे से बच्चे आपको सबको याद कर लेना है। क्या? जैन धर्म में त्रिरत्न थे, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, त्रिरत्न। कौन कौन? सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक दर्शन। इन सब के आगे आप सम्यक लगा लेना। सम्यक का मतलब होता है सही। क्या होता है? सही। क्लियर है? तो इस प्रकार जैन धर्म की इतनी जानकारी आपको हमने दी है। क्लियर है? इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे, अब देखो जैन धर्म के कुछ प्रमुख तीर्थंकर लगे हुए हैं, और ये वही प्रमुख तीर्थंकर हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं बार बार। तो तीर्थंकरों के बारे में जरा जानते हैं जो पेपर में सवाल बनते हैं। तो जैसे सबसे पहले अगर मैं यहां तीर्थंकरों की बात करता हूं तो जबरदस्त तरीके से याद कर लेना। क्या याद करोगे? हाँ, चलो सबसे पहले तीर्थंकर देखते हैं ऋषभनाथ। पेपर में सवाल आता है कि किसका प्रतीक चिन्ह क्या है? ऋषभनाथ का ही नाम आदिनाथ था, इनका प्रतीक चिन्ह बैल। ये पहले तीर्थंकर हैं, ये जरूर याद कर लेना। ऋषभदेव कौन थे? पहले तीर्थंकर। दूसरे तीर्थंकर थे अजीतनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह था हाथी।
तीसरे तीर्थंकर थे संभवनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह था घोड़ा। सातवें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। सातवें तीर्थंकर का अगर मैं पार्श्वनाथ नहीं, संपार्श, इसको काट के संपार्श, और जिनका प्रतीक चिन्ह है स्वास्तिक, याद कर लेना। फिर 16वें तीर्थंकर थे शांतिनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह है हिरण। फिर 18वें तीर्थंकर थे अरनाथ। 18वें का नाम क्या है? अरनाथ, और जिनका प्रतीक चिन्ह है मछली, और मछली को हम लोग बोलते हैं मीन। ठीक। 21वें तीर्थंकर है नेमिनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह है नीलकमल। और 22वें तीर्थंकर हैं अरष्टिनेम, और अरष्टिनेम याद कर लेना बेटा शंख प्रतीक चिन्ह। 23वें तीर्थंकर हैं पार्श्वनाथ, जिनका है सर्प। और 24वें तीर्थंकर है महावीर स्वामी, जो 24वें अंतिम है, जिनका प्रतीक चिन्ह सिंह। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे मैं आपको बता दूं, क्या बता दूं मेरे प्यारे बच्चे, कि जो आपको याद करने हैं, ऋषभनाथ जरूर याद करने इनका प्रतीक चिन्ह, अजीतनाथ जरूर याद करने, संभवनाथ जरूर याद करने, अरष्टिनेम जरूर याद करने हैं, पार्श्वनाथ जरूर याद करने, महावीर स्वामी जरूर याद करने। ठीक, इतने तुमको याद ही करने हैं। अब अगर यहीं पे हम तुमसे बता दें कि किसको भगवान कृष्ण का निकट माना जाता था, तो याद कर लेना भगवान कृष्ण का निकट संबंधी अगर माना जाता था तो वो माना जाता था अरष्टिनेम का, जो 22वें तीर्थंकर जैन धर्म में हुए हैं। क्लियर है? दूसरी बात, जो 22वें और जो पहले, मतलब पहले नंबर के और 22वें नंबर के, अगर मैं तुमसे कहूं कि ऋग्वेद में किन दो तीर्थंकरों का नाम मिलता था, तो ऋग्वेद में भैया दो तीर्थंकरों का नाम मिलता था। एक का नाम था अरष्टिनेम, एक का नाम था ऋषभनाथ। याद कर लेना। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर है? अब बात समझ लेना, क्या समझोगे मेरे प्यारे बच्चों? जैन धर्म दो भागों में बट गया था। कौन कौन? एक याद कर लेना दिगंबर, और एक याद कर लेना श्वेतांबर। दिगंबर वो होते थे जो नग्न रहते थे, श्वेतांबर वो होते थे जो सफेद वस्त्र धारण करते थे। दिगंबर के जो प्रमुख थे वो भद्रबाहु थे। मगध में अकाल पड़ गया था, जिसकी वजह से भद्रबाहु दक्षिण की तरफ कर्नाटक चले गए थे, लेकिन जब लौट कर आए तो बड़ा मतभेद हो गया, जिसकी वजह से दो भागों में बट गया था। और इसके जो प्रमुख मुखिया थे उनका नाम था स्थूलभद्र। भद्रबाहु ही थे जिन्होंने कल्पसूत्र की रचना की थी। यह भी पेपर में सवाल आता है, तो जबरदस्त तरीके से इसको तुम बता सकते हो। ठीक, अब बात आती है जैन संगीति की। जैसे बौद्ध संगीतियां आप आगे पढ़ोगे, उसी प्रकार जैन संगीतियां क्या हुई थी? बिल्कुल हुई थी। पहली जैन संगीति कहां हुई थी? तो याद कर लेना बिहार के पाटलिपुत्र में। दूसरी जैन संगीति कहां हुई थी? दूसरी जैन संगीति हुई थी वल्लभी। वल्लभी कहां पड़ता है? तो वल्लभी पड़ता है गुजरात में। जो पहली जैन संगीति हुई थी वो किसके टाइम पीरियड पे हुई थी? वो मतलब उस समय अध्यक्षता किसने की थी? स्थूलभद्र ने। दूसरी जैन संगीति में अध्यक्षता किसने की थी? क्षमा श्रवण ने की थी। तो इस प्रकार आपको पहली और दूसरी दोनों के दोनों जैन संगीतियों के आपको अध्यक्ष पता चल गए, और ये भी आपको साथ में पता चल गया कौन सी जैन संगीति कहां पर हुई थी। ये भी पेपर में सवाल बहुत आता है। ठीक है, अगर तुमसे कह दें दो शब्द संबंध बताओ, स्यायवाद, स्यायवाद, अनेकांतवाद, अनेकांतवाद, अणुव्रत, ये शब्द किस धर्म से संबंधित हैं? ये सब के सब बेटा संबंधित है किससे? जैन धर्म से। जैन धर्म में त्रिरत्न दिए थे, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक दर्शन। उसके तहत पांच चीजें, पांच व्रत की बात की गई थी। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय। ठीक है, तो ये सारी चीजें भाई बताया था। क्लियर है? तो जबरदस्त तरीके से आप बता सकते हो। ये पूरा का पूरा जैन धर्म के बारे में था। अब मेरे प्यारे बच्चे जो बात आती है, तो मैं आपको एक चीज पहले बता दूं कि आज हमारे पेज नंबर 10 तक कंप्लीट हो गया। 10 में एक टॉपिक शुरू हो रहा है बौद्ध धर्म का, यहां से। तो हमने बौद्ध धर्म को इसलिए नहीं शामिल किया क्योंकि बौद्ध धर्म एक साथ पढ़ाएंगे तो ज्यादा मजा आएगा।
तो कल जो करेंगे 11 नंबर से तो पढ़ेंगे, लेकिन बौद्ध धर्म का जो इतना हिस्सा बच रहा तो इसको मैं कल साथ में ही कवर करूंगा, ठीक है। तो आप ये मत सोचना कि क्योंकि आप सब बेवकूफ हो ना, बहुत सारे लोग हम पे अभी उंगली उठाएंगे, तो मैंने पहले बता दे रहा हूं यहां से शुरू करूंगा, ठीक है। और यहां से जब शुरू करूंगा तो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से मजा आपको आता रहेगा, जबरदस्त तरीके से। क्लियर है? पूरा का पूरा आनंद आएगा, पूरा का पूरा आप जबरदस्त तरीके से पढ़ोगे। कल पूरा 15 पेज तक हमारा कंप्लीट हो जाएगा, अच्छे से आप पढ़ोगे। मैं आपको बता दूं, शाम 6 बजे बिल्कुल उपस्थित हो जाया करो इस किताब को लेकर। और मैं आपको सबको बता दूं, जैसे आपने आज पढ़ा तो कल शाम 6 बजे आप मत उपस्थित हो, आप इस किताब को लेकर 4:30-5 बजे जरूर बैठ जाओ, क्योंकि मैं जितना पढ़ाया हूं आप सबको पूरा का पूरा रिवीजन कर लेना है, ये मान लीजिएगा। अगर आप रिवीजन कर लोगे तो और मजा आएगा, रिवीजन नहीं करोगे तो पूरा आपका मजा किरकिरा हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। इसीलिए शाम 6 बजे जरूर जाया करो। और भाई देखो, सभी लोगों को मैं दिल से पढ़ा रहा हूं ना, आप सब दिल से पढ़ रहे हो ना? बताओ एक बार तो कमेंट करके बताओ, देखते हैं कितने लोग कमेंट करके बताते हैं। दिल से मजा आ रहा ना? दिल से भाई वो चीज पढ़ लोगे जो पूरे यूट्यूब में आपको नहीं मिलने वाली। और ये मान लेना, ये 90 दिन आपके इतिहास को बदल देंगे। हाँ ठीक है, आपके इतिहास को बदल देंगे, आपका जीवन बदल देंगे। आपको लगने लगेगा कि भाई कहां से कहां मैं पहुंच गया और क्या से क्या आने लगा मुझ में। तो मैं सभी से चाहता हूं, जिन लोगों ने अभी वीडियो को लाइक नहीं किया तो सब लोग वीडियो को एक बार जोरदार तरीके से अपने अपने अंगूठे से लाइक कर दे और सभी साथियों के साथ शेयर कर दो। बता दें ऐलाने जंग हो चुका है, शाम 6 बजे से जोश डाउन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने जोश डाउन कर दिया तो भाई 90 दिन तक पहुंचते पहुंचते मेरा क्या होगा कालिया, मेरा क्या होगा कालिया, तुम खुद समझ सकते हो। मुझे भी तो ले चलोगे ना साथ में, तुम ही तो लोग, और तुम जब ले चलोगे तो भाई मैं चलता रहूंगा, और तुम ही रुक जाओगे तो मैं चल नहीं पाऊंगा। तो मैं रुकता हूं कि नहीं रुकता हूं, ये मैं जिम्मेदारी नहीं लेता हूं, वो आपकी जिम्मेदारी है कि आप मुझे कितना आगे तक चलाते हो, ठीक है। हाँ बेटा, शुरू करते हैं अपने प्रश्नों को, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से अग्निकुंड का सर्वाधिक स्पष्ट प्रमाण प्राप्त होता है? तो मैंने पहले ही बताया है, कालीबंगा और लोथल दो ऐसे जगह हैं जहां से अग्निकुंड का प्रमाण हमें मिलता है। फिर सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से बंदरगाह का प्रमाण मिलता है? मैंने पहले बताया है, लोथल से मिलता है। मैं आपको बता चुका हूं, जितना आपको मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा, जितने पेज पढ़ाऊंगा, उन सारे 5 पेज की ये मान लेना उनकी मैं यहां पर वो भी कराऊंगा, क्या नाम है, एमसीक्यू टाइप के, हर पेज के 5-5, ठीक है बेटा। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार के बारे में कौन सा कथन सही है? या प्रशासनिक भवन था, या केवल शासक वर्ग के लिए था, इसका उपयोग धार्मिक स्नान हेतु किया जाता था, या अनाज भंडारण के था? तो ये जो था बहुत अच्छे से याद कर लेना, इसका जो उपयोग होता था ये जो केवल शासक धार्मिक स्नान हेतु किया जाता था। इसके बाद सिंधु सभ्यता के किस स्थल से हल चलाने के प्रमाण मिले हैं? तो हल चलाने के जो प्रमाण मिले हैं बच्चे, वो बनावली से प्राप्त हुए हैं। बनावली से हल के साक्ष्य मिले हैं, मिट्टी का हल। निम्न में से कौन सा स्थल सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है? सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मैं पहले बता चुका हूं, चिल्ला चिल्ला के, मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो जो पहला है, दूसरा है हड़प्पा है। क्लियर है? नेक्स्ट, ऋग्वैदिक काल में सभा का मुख्य कार्य क्या होता था? तो सभा का कार्य होता था प्रशासनिक और न्यायिक सलाह देना। सभा और समिति दो संस्था थी। ऋग्वैदिक काल में विदत संस्था का संबंध किससे है? तो जो विदत संस्था थी, तो आप सबको पता होना चाहिए, हाँ, विदत होती थी वो सबसे प्राचीन होती थी। क्लियर है? सबसे विदत सबसे प्राचीन हुआ करती थी और ये न्याय व्यवस्था थी। उत्तर वैदिक काल में भूमि पर व्यक्तिगत स्वामित्व का प्रमुख कारण क्या था? भूमि पर व्यक्तिगत स्वामित्व का कारण जो था वो ये था कि लोहे के प्रयोग से कृषि का विस्तार होता जा रहा था। वैदिक काल में बलि शब्द का अर्थ क्या है? ये पेपर में बहुत अच्छा सवाल आता है कि वैदिक काल में बलि किससे बोलते थे, बताइए। क्लियर है बात? अब बलि तो तुमको बताया नहीं तो तुम लोग डर रहे होगे, है ना? चलो सर जी एक बात बोल रहा हूं, आप माथा क्यों लीला है? माथा लीला है? क्या बोल रहे मेरे भाई?
चलो, जो बलि होता था वो धार्मिक यज्ञ होता था, याद कर लेना। अगला, उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस आधार पे थी? उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो जन्म के आधार पर थी और ऋग वैदिक काल में व्यवसाय के आधार पर थी। नेक्स्ट, सांख्य दर्शन के अनुसार सृष्टि का मूल तत्व क्या है? तो मैंने बताया सृष्टि जो है 25 तत्वों से मिलकर बनी है और जो सबसे पुराना तत्व है उसको हम लोग प्रकृति के नाम से जानते हैं। योग दर्शन के अनुसार चित्त वृत्ति निरोध का साधन क्या है भाई साहब? तो योग दर्शन में अष्टांग योग आया था, बता सकते हो। न्याय दर्शन के अनुसार प्रमाण की कितनी संख्या है? तो न्याय दर्शन में कितने प्रमाण थे? 4 थे। कठिन से कठिन सवाल है भाई साहब, कठिन से कठिन, और ये तभी कर सकते हो जब आपने मेरी पूरी क्लास को ठीक से देखा हुआ है। वैशेषिक दर्शन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ तत्व का अस्तित्वहीन माना गया है? वैशेषिक दर्शन के अनुसार, ठीक है, कौन सा पदार्थ तत्व के लिए एक प्रकार से अस्तित्वहीन माना गया है? कितना प्यारा सा सवाल है, ठीक है, बहुत प्यारा। तो क्या माना गया है? तो आप कह सकते हो अभाव। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा दर्शन ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता? कौन कहता है कि ईश्वर नहीं है? बताओ, कौन कहता है भैया ईश्वर नहीं है? बता सकते हो भैया? न्याय दर्शन ने तो माना है, न्याय ने तो कहा है ईश्वर ना तो केवल के ब्रह्मांड रचना करता है, उसका पालन और संहार भी करता है। भैया ब्रह्मांड का जो पदार्थ होता है 5 तत्वों से मिलकर बना होता है, अग्नि वायु जल पृथ्वी आकाश, उसमें गलती मत करना, ठीक है, ये चीज याद कर लेना। चलो, कौन सा भैया? तो डी मीमांसा करेक्ट है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा महाजनपद गणतंत्र था? तो एक ही गणतंत्र वाला बताया था, वज्जी। अगला, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन, बौद्ध संगीति आ गया, तो इसका आंसर कल मैं बताऊंगा। बाकी तो ऐसे तो आप 4 बौद्ध संगीतियां हुई हैं, लेकिन बौद्ध संगीति मैं कल बताऊंगा तो वो और अच्छे से तुम्हें आएगा और सारी बता। आज तो जैन पढ़ाई है ना, दूसरी वाली वैशाली में हुई थी, पहली राजगृह में। जैन दर्शन के अनुसार त्रिरत्न में कौन शामिल नहीं है? सम्यक कर्म नहीं है, क्योंकि चरित्र को ही आचरण कहते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा महाजनपद गंगा नदी के दक्षिण में था? तो गंगा नदी के अगर दक्षिण की बात करेंगे तो कौन सा माना जाएगा? ये आप कह सकते हो गंगा नदी के दक्षिण में, ठीक है। तो अंग वाला, चंपा, मगध वाला भी राजगृह में था, कौशल, श्रावस्ती और काशी, तो आप कह सकते हो काशी वाला। क्लियर है। नेक्स्ट, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किस राजा के संरक्षण में हुआ था? तो ये आप कह सकते हो अशोक, पाटलिपुत्र में हुई थी। ऋग्वैदिक काल में सभा का मुख्य कार्य क्या था? तो सभा का मुख्य कार्य था न्याय व प्रशासनिक सलाह देना। उत्तर वैदिक काल में राजसूय यज्ञ क्या होता था? तो राजसूय यज्ञ होता था। तो यार राजा के सार्वभौम अधिकार की घोषणा। ऋग्वैदिक समाज में दास शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो दास शब्द जो प्रयोग करते थे वो किसके लिए करते थे? तो दास शब्द याद कर लेना मेरे प्यारे बच्चे, वो किसके लिए करेंगे? पुरोहित वर्ग के लिए, शिल्पकार के लिए, शत्रु या नर के लिए, व्यापारी के लिए। तो सिंपल सी बात, शिल्पकार के लिए, तो इसमें हम लोग प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कर उत्तर वैदिक काल में प्रचलित था? तो आप बता सकते हो हिरण्य। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक काल में सबसे वर्णित देवता कौन है? तो आप बता सकते हो इंद्र। क्लियर है। इस प्रकार हमारे सारे सवाल बहुत अच्छे से हो गए, सब अच्छे अच्छे लेवल के सवाल हैं। अब आपको मैं बता दूं, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि क्लास आपको मेरे प्यारे बच्चे कैसी लगी, जबरदस्त तरीके से, ठीक, क्लास आपको कैसे लगी, और साथ में ये बता दूं टाइम आपको नोट कर लेना है, शाम 6 बजे। और जितने भी लोगों ने वीडियो को भी लाइक नहीं किया भैया लाइक कर देना, क्योंकि बवाल कटने वाला है, धमाल मचने वाला है, ठीक है, याद कर लेना। साथियों मैं आप सबको बता दूं, ये जो बैच हमारा देख रहे हो, इस क्लास के साथ साथ ये बैच भी इंपॉर्टेंट है लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। और ये जो आपको प्राइस दिख रहा, केवल और केवल मैं आपको 800 रुपए में दे रहा हूं। कब तक? 10 जनवरी तक। 10 जनवरी के बाद भैया ये अपने
पुराने फॉर्म में चलेगा। 10 जनवरी लास्ट डेट है, डायरेक्ट जॉब ले सकते हो और ये बैच भी पढ़ा रहेगा, इस क्लास भी पढ़ी रहेगी। अच्छे से पढ़ो। पहली बात तो बैच ये भी नहीं सोचना कि ये 1 साल 2 साल के लिए, ये लाइफ टाइम वैलिडिटी के लिए है। इसमें लाइव क्लासेस भी हैं, रिकॉर्डेड भी हैं, सब कुछ है और ये हमारी जरूरत है त्रिशूल बैच के लिए। क्यों आवश्यक है, आप पढ़ सकते हो। त्रिशूल बैच क्यों नाम है भाई, तीनों चीजें मिलकर एक ताकत और हथियार हमारा बना रही हैं, ठीक है। और साथियों लूसेंट जीके, घटना चक्र, एनसीईआरटी तीनों मिलकर बनाता है सिलेक्शन का फार्मूला। और सबसे बड़ी बात, ये बैच मिलेगा कहां पर, फिनिक्स एकेडमी उन्ना एप्लीकेशन पर। कोई दिक्कत समस्या के लिए नंबर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो। और बहुत सारे बच्चे चिल्ला रहे पीडीएफ नहीं मिली, पीडीएफ नहीं मिली, तो पीडीएफ क्लास नोट्स में जाओ और लूसेंट बुक 474 पेज डालो जाके, यहां पर आपको मिल जाएगी जबरदस्त तरीके से, ठीक है। तो साथियों मैं विदा लेता हूं, मिलूंगा आपको कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए अपना तैयार रहना पेज नंबर 11 से लेकर 15 तक का पढ़ने के लिए। और आप सब कमेंट ज्यादा से ज्यादा करना, क्योंकि आपका कमेंट मुझे मोटिवेट करता है और यह बताता है कि मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए तो देखिए, हर एक चीज पढ़ाएंगे, चाहे कठिन हो चाहे जो हो, ठीक है। हाँ क्लियर है, हाँ चलो बहुत प्यारा विदा लूं। सब लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दिया, सब लोग लाइक कर दो एक एक बार, जिनका जिनका लाइक रहेगा वो सब लोग लाइक मार दो। जय हिंद जय भारत।